हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग का लाइफ साइंस का मैराथन क्लास, जिसमें हम आपको पांचों चैप्टर का कवर देंगे। बहुत ही शॉर्ट रिवीजन रहेगा, तो मैक्सिमम हम चाहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करा पाए, आप सभी को इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करा पाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन लाइफ साइंस। ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको हम पूरा मैराथन दे पाए, ठीक है ना। और अगर नहीं दे पाए तो इसको दो पार्ट में फिर डिवाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी हम लोग का मैराथन हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए जाके। पहला चैप्टर देखिए, 5 चैप्टर है हम लोग का सिलेबस में। अच्छा, सिलेबस से पहले हम आपका ये बता देना चाहते हैं, मार्क्स स्कोरिंग बता देना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए मार्क्स स्कोरिंग हम आपको बता दे रहे हैं। 4 को ग्रुप में आपका ये डिवाइड रहेगा। कितना ग्रुप में डिवाइड रहेगा? 4 को ग्रुप में डिवाइड रहेगा। ग्रुप ए में आपको 15 को एमसीक्यू मिलेगा। कितना एमसीक्यू मिलेगा? 15 को एमसीक्यू मिलेगा। 15 नंबर का आपको एमसीक्यू। वाह वाह, 15 एमसीक्यू। 15 एमसीक्यू का मतलब समझते हैं ना, मतलब 10 को मारना ही मारना है। और अच्छा स्टूडेंट है तो 15 को 15 को मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक सेकेंड, छोड़ेंगे नहीं 15 को कभी एमसीक्यू, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स आप लोग का नहीं है, ठीक है ना। एमसीक्यू के बाद आएंगे ग्रुप बी में। ग्रुप बी में जहां आपका सामना होगा 21 मार्क्स से। किससे होगा? 21 मार्क्स बैठा हुआ है। 21 मार्क्स बैठा हुआ, कह रहे हैं कि हमको उठाइए, हमको उठाइए। 4 को ग्रुप में ये डिवीजन रहेगा। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा बाबू आपका 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। सही गलत, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स रहेगा आपका 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। मैचिंग रहेगा, मैचिंग, मैचिंग कितना मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स का मैचिंग रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स का रहेगा। वन वर्ड आंसर, कितना वर्ड आंसर? 1 वर्ड आंसर, कितना मार्क्स का रहेगा? 6 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा? 6 मार्क्स का रहेगा। कितना हो गया टोटल? 21 मार्क्स हो गया। 21 मार्क्स आपका ग्रुप बी से रहेगा, और ग्रुप ए से आपका एमसीक्यू 15 मार्क्स का रहेगा। आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा वहां आप लोग एडजस्ट हो जाइए। लाइट और 2-3 तो क्लास ना है जी। आइए आइए, यहाँ हो जाएगा इरफान। तो ऊपर तो नहीं हो पाएगा, तो स्टॉप कर दिया। पॉज, खाली पॉज। नहीं, रेड में, रेड। चलिए, ग्रुप ए में 15 मार्क्स कवर होगा, ग्रुप बी में आपका 21 मार्क्स कवर होगा। जो लड़का या जो लड़की बेसिक नहीं कुछ पढ़ना चाहता है, इस पे कमांड बना लेंगे, आप पास हो जाएंगे। 15 मार्क्स आपको एमसीक्यू करना ही होगा। 15 मार्क्स आपको एमसीक्यू करना ही होगा। 21 मार्क्स आपको ये ऑब्जेक्टिव करना ही होगा। 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 मार्क्स का ट्रू फॉल्स आएगा, 5 मार्क्स का मैचिंग आएगा, 6 मार्क्स का वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर का मतलब क्या होता है? एक शब्द में आंसर दो। ग्रुप सी में देखिए बाबू, ग्रुप सी में देखा 2 into 12, 12 क्वेश्चन करना होगा। 2 into 12 24 मार्क्स। कितना मार्क्स? 24 मार्क्स। कुछ तो कर पाएंगे जरूर। गिराइए, अब ठीक है। 2 into 12 24 मार्क्स। ग्रुप डी देख लीजिए, ग्रुप डी 6 टो करना होगा। इसमें कितना टो करना होगा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 6 के 30 मार्क्स। टोटल कितना हुआ? 15 और 21 36 हो गया। 36 और 24 कितना हो गया? 36 और 24 60 हो गया। 60 और 30 कितना हो गया? 90 मार्क्स हो गया। 90 मार्क्स का पेपर रेडी हो गया आपका। ग्रुप डी में ड्राइंग इसी में रहेगा, ड्राइंग ग्रुप डी में रहेगा। और ग्रुप डी में आपको ड्राइंग का भी सजेशन दे देंगे। 4 को ड्राइंग बोलेंगे, उसमें एगो पक्का देगा, ठीक है ना। कंप्लीट है। चलिए अब इसको मिटाते हैं और चैप्टर में आते हैं। जिसको उतारना होगा पॉज करके वीडियो उतार सकते हैं। उतार लिए हैं आप? एक जन उतार रहा है कोई?
ठीक है। हमने आपको बता दिया कितना मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा, आप करना क्या वो आपको देख लीजिए, ठीक है ना, क्या करना है। आइए, उद्दीपन क्या है और संवेदनशीलता क्या है, इसमें टाइम हम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है उद्दीपन क्या होता है या संवेदनशीलता क्या होता है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। उद्दीपन एक प्रकार की ऊर्जा है जो जीवधारियों में एक या विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों द्वारा प्रभावित होती है। उद्दीपन बाह्य या आंतरिक दो प्रकार का होता है। एक तरह से समझ लीजिए कि उद्दीपन का मतलब होता है कोई भी तरीके का महसूस करना, सेंसिटिविटी। इंसानों के पास सेंसिटिविटी होता है, जैसे आप किसी ह्यूमन को गर्म टच करा दोगे तो वो थोड़ा सा लगेगा हाँ वो गर्म है, वो वस्तु को पहचान सकता है, वस्तु को परख सकता है। क्या पेड़ पौधे के पास वो सहन शक्ति है? जी हाँ है। इसका पता लगाया किसने? सबसे पहले इसका पता लगाया आचार्य जगदीश चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया उपकरण, क्या था उसका नाम? केस्कोग्राफ। याद रखिएगा, केस्कोग्राफ के द्वारा हम लोग पौधों में उद्दीपनों का पता लगाए थे और वो वैज्ञानिक का नाम था आचार्य जगदीश चंद्र बोस। आगे देखिए, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आते हैं पादप गति। क्या है? पादप गति। पादप गति का देखिए चैप्टर 1 बहुत बड़ा, अच्छा समझना होगा आपको, बहुत सारा पॉइंट कवर करेंगे। पादप गति, पादप गति में कितना पादप गति 3 प्रकार का होता है, कौन बताएगा? बोलिए। सबसे पहला गति टैक्टिक, टैक्टिक, फिर क्या होता है? ट्रॉपिक, फिर क्या होता है? नेस्टिक। हिंदी में देख लीजिएगा, अनुचलन, अनुवर्तन, अनुकुंचन। अनुचलन, अनुवर्तन, अनुकुंचन, सबका प्रकार आपको अभी पढ़ाएंगे, चिंता एकदम मत करिएगा। अनुचलन क्या होता है सुनिएगा, बुक्स में हम देख रहे, रीडिंग करके आपको हम बता रहे। अनुचलन क्या होता है? यह गति पौधे के सूक्ष्म अंगों के द्वारा प्रभावित होती है। यह गति जो होता है अनुचलन गति पौधे का अंगों के द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है। ट्रॉपिक या अनुवर्तन गति जो होती है वो पौधे की अंगों की दिशा की ओर प्रभावित होती है, और नास्टिक गति जो होती है वो पौधे की तीव्रता के ऊपर प्रभावित होती है। आप तीनों का अगर आप एक एक तो करके याद नहीं कर सकते हैं तो हम बोलेंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि आप इसका एक अंतर कर लेंगे, आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अंतर इज द बेस्ट फॉर लाइफ साइंस, तो आप डिफरेंस जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, जो अनुवर्तन है ये थोड़ा समझने का टॉपिक है। अनुवर्तन, देखिए इसका आप एग्जांपल कर लीजिएगा। अनुचरण का एग्जांपल क्या होता है? क्लामाइडोमोनास, ठीक है, या वॉल्वॉक्स, ये इसका उदाहरण आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनुचलन से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देता है, अनुवर्तन से ज्यादा क्वेश्चन देता है, अनुकुंचन से ज्यादा क्वेश्चन देता है। अनुवर्तन से किस तरह का क्वेश्चन देगा सुनिएगा, देखिएगा। अनुवर्तन, अनुवर्तन से क्या क्वेश्चन आएगा? अनुवर्तन कितना प्रकार का होता है? प्रकाशनुवर्तन, प्रकाशनुवर्तन, जलानुवर्तन। हम खाली जला लिख दे रहे, जला का मतलब वो जला वाला जला नहीं, लिख दे रहे भाई, लिख दे रहे, कोई टेंशन मत लीजिए। हम जलानुवर्तन, लास्ट गुरुत्वानुवर्तन। देखिए ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन प्रकाशनुवर्तन और एक होता है ऋण। सेम यहां भी धन को हम प्लस दिखा रहे हैं, ऋण को हम माइनस दिखा रहे हैं। प्लस जल, माइनस जल, ये भी 2 प्रकार का होता है। प्लस गुरुत्वानुवर्तन, गुरु लिख दे रहे, और माइनस गुरु, ठीक है ना। तो धन प्रकाशनुवर्तन में अब आपको उदाहरण समझना, देखिए प्लस का मतलब, धन का मतलब होता है उसकी ओर। हेलो एवरीवन, धन का मतलब होता है उसकी ओर, ऋण का मतलब होता है उसके विपरीत। धन का मतलब होता है उसकी ओर, ऋण का मतलब होता है उसके विपरीत। तो धन प्रकाशनुवर्तन का एग्जांपल क्या होगा? पौधे का कौन सा हिस्सा जो प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है? तो पौधे का कौन सा हिस्सा जो प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है? बोलिए। तना, तने की गति इसका उदाहरण होगा, किसका? तना। प्रकाश की ओर, धन प्रकाशनुवर्तन मतलब प्रकाश की ओर, ऋण प्रकाशनुवर्तन का मतलब प्रकाश के विपरीत। प्रकाश के विपरीत बताइए, बोलिए।
आंतरिक जड़, धन धन जलानुवर्तन, जल की ओर बोलिएगा, जड़, जल के विपरीत तना, जल के विपरीत तना, गुरुत्वानुवर्तन में धन गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहाँ है, ऊपर की नीचे, नीचे, तो धन गुरुत्वानुवर्तन, धन गुरुत्वानुवर्तन जड़, ऋण गुरुत्वानुवर्तन तना। वेरी गुड। एक एग्जाम में आपको एक चीज अलग दे सकता है, प्रकाशानुवर्तन में कभी कभी एक एक्स्ट्रा चीज ले आता है, क्या है वो, उसका नाम है लंबवत। क्या नाम है, लंबवत प्रकाशानुवर्तन। क्या नाम है, लंबवत प्रकाशानुवर्तन। शायद आप सुने होंगे या शायद आप नहीं सुने होंगे, कोई बात नहीं, आज हम क्लियर करेंगे। धन लंबवत प्रकाशानुवर्तन किसको बोला जाता है, लंबवत प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है ना ही धन ना ही ऋण, 90 डिग्री एंगल। कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। कौन सा होगा, पत्ता, कौन सा होगा, पत्ता का गति को बोलेंगे लंबवत प्रकाशानुवर्तन। याद रखिएगा, पत्ता का जो एग्जाम्पल है वो होगा लंबवत। तो क्या इसमें भी लंबवत है, नहीं। क्या इसमें भी लंबवत है, नहीं। ये है आपका अनुवर्तन का एग्जाम्पल। आई थिंक आप अनुवर्तन गति को अच्छे से समझे होंगे। किसी कोई डाउट है अनुवर्तन से रिलेटेड, क्लियर है, पूरा पूरा क्लियर है। आइए अनुकुंचन में आ जाते हैं। कोई उतारना नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब वीडियो अगर देखेंगे तो, या तो उतार रहे हैं लोग, उतार लिए, उतार फर्स्ट उतारो, जल्दी ले उतारो। हाँ, पानी स्टॉप कर दिए थोड़ा सा। चलिए, अब आप लोगों को हमने अनुवर्तन बता दिया है, अब चलेंगे अनुकुंचन में। बात नहीं करिए थोड़ा सा, शांत रहिए थोड़ा सा। आइए अनुकुंचन गति, हेलो, आइए अनुकुंचन गति। अनुकुंचन गति 5 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, 5 तरह का होता है। थोड़ा थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए ना, मजा आ जाएगा। लाइफ साइंस को आप थोड़ा सा भारी वे में मत सोचिए, आराम से करिए, लाइफ साइंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कंपानुकुंचन, कंपानुकुंचन। दूसरा नंबर प्रकाशनुकुंचन। तीसरा उष्मानुकुंचन। चौथा नंबर निशानुकुंचन। रसायनुकुंचन। चलिए एग्जाम्पल देख लेंगे। बेसिक कुछ नहीं करना आप लोग को, बस एग्जाम्पल पकड़ के जाइए, काम खत्म। एग्जाम्पल ही मैंने भर भर के उदाहरण आएगा। एमसीक्यू में खाली आपको उदाहरण से भेंट होगा, एक बार पेपर दे दीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। कंपानुकुंचन, जो कांपने लगता है, बोलिए उदाहरण, छुई मुई, छुई मुई का पौधा। प्रकाशनुकुंचन बोलिए, बोलिए सूर्यमुखी, सनफ्लावर, सूर्यमुखी। ये तो एकदम, इसका तो एग्जाम्पल भी लर्न नहीं करना, बोलेगा प्रकाश, प्रकाश तुरंत दिमाग में आएगा सूर्य। सूर्य से किस फूल का नाम आ रहा, सूर्यमुखी। उष्मानुकुंचन, उष्मानुकुंचन में ट्यूलिप लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, ट्यूलिप। निशानुकुंचन, जो रात को खिलता है, बोलिए कौन सा, रात रानी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तिप्तिया भी बोल सकते हैं, तिप्तिया। रसायनुकुंचन, संडियो है, वीनस फ्लाई ट्रैप, जो कीट भक्षी पौधा होता है, सब जो कीड़ा वो खा लेगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। नहीं, वो अनुचरण गति का एग्जाम्पल है, क्लामाइडोमोनास और वॉलबॉक्स। वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड संडियो, ठीक है ना। इनो कीट भक्षी पौधा होता है, मतलब जो खा लेगा, कीड़ा आएगा तुरंत मुंह खुलेगा, पकड़ लेगा, भगदने, ठीक है। चलिए, अनुकुंचन कंप्लीट है। अब हम लोग आ जाएंगे गति खत्म करके हार्मोन्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले पादप हार्मोन। कौन सा हार्मोन, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन हम आपको जस्ट बेसिकली उतना कुछ हम नहीं बताएंगे। पादप हार्मोन 3 तो होता है,
पहले वाला उतर गया है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं और फिर पादप हार्मोन पे आते हैं, ठीक है। देखिए वो पादप हार्मोन, एक डायग्राम आपको बना दे रहे, उसका आप डायग्राम बना के उसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, और आप जिनके पास है तो उतारने का जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया वाला डायग्राम है। मेरा क्लास जब स्टार्ट हुआ तो शुरू में डायग्राम बनवाए थे, ठीक है ना, वो मेरा खुद का नोट्स है, ठीक है। जो स्टूडेंट देख रहे हैं, एक टेलीग्राम का लिंक भी हम इस वीडियो में दे देंगे, ठीक है, वहां भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप में सबको ज्वाइन करना ये थोड़ा प्राइवेसी के खिलाफ हो जाएगा, किसका नंबर किसके पास पहुंच जाएगा। सबसे बेस्ट होगा आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, लिंक दे देंगे आपको। टेलीग्राम में किसी भी तरीके का नंबर का कोई भी चिंता नहीं होता है, ठीक है। और वहां पे वीडियो अगर एक बार अपलोड कर दिए तो आप लोग 10 दिन बाद भी अगर उसको इंस्टॉल करेंगे तो आप वो वीडियोस देख पाएंगे या वो ऑडियो सुन पाएंगे, कभी डिलीट नहीं होता। टेलीग्राम का ये फायदा होता है। टेलीग्राम में कभी डिलीट नहीं होता, अगर एडमिन डिलीट करेगा तब डिलीट होगा, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा नहीं, व्हाट्सएप में अगर हम आपको आज ऐड करेंगे तो आज के बाद का आप सारा चीज देख पाएंगे, पहले का चीज नहीं देख पाएंगे। लेकिन टेलीग्राम में ये सब नहीं होता। तो सब टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें नंबर का कोई सबसे बड़ा चीज होता है प्राइवेसी, किसी का प्राइवेसी खराब नहीं होता है, नंबर का कुछ इधर अदला बदली नहीं होता है, ठीक है। प्ले स्टोर में इंस्टॉल कीजिएगा टेलीग्राम। देखिए पादप हार्मोन 3 प्रकार का होता है। हेलो एवरीवन, किसी को नाम पता है? बोलिए ना। ऑक्सीन, जिब्बेरेलिन भी किसी किसी बुक में देखा है हम, जिब्बेरेलिन बोल दीजिए, बहुत लोग बोल रहे जिब्बेरेलिन। साइटोकाइनिन, तीनों का अंतर पढ़ लेंगे। पादप गति में तीनों का अंतर, पादप हार्मोन में तीनों का अंतर पढ़ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। इतना बात नहीं करेंगे इस पे, बुक में इनफ डेटा है। आइए जंतु हार्मोन टॉपिक स्टार्ट किया जाए। आइए जंतु हार्मोन। चलिए जंतु हार्मोन। जंतु हार्मोन में 2 तरह की ग्रंथि होती है, बहिस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। याद रखिएगा आप सभी को ही, आप सभी को बोला जा रहा है, याद रखिएगा बहिस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। जो चैट वाला जिसके पास ये टेबल नहीं है वो बना लेंगे फिर से, और जिसके पास है ऑलरेडी, मेरा एकदम स्टार्टिंग का नोट्स है, जनवरी 2024 में कराए थे, ठीक है ना। बहुत लोग संभाल के रखा होगा, अगर नहीं रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
बोले कि नहीं हमको कर लिया जब हमको पहले नहीं तो करो पहले दादी कोई बोले दादी सबको पहले पहले फुल फ्रॉम बुक से देख लीजिएगा आप लोग, लिख दे। अब अभी के लिए पानी पानी खाली एच लिख दे रहे, एच फॉर हार्मोन, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं? बहुत कुछ है ना। हाँ, 6 तरह का अंतःस्रावी ग्रंथि से 6 तरह का ग्रंथि निकलता है। अभी दूसरा है पीयूष ग्रंथि। हाँ, ये भी कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो नच आ रही है, फोटो ले लीजिए, फोटो ग्रुप में डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है ना। हम डाल लेंगे, कोई चिंता का बात नहीं है। शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए। नहीं, ठीक है, पॉज कर दीजिए थोड़ा। पूरा जंतु, हेलो एवरीवन, पूरा जंतु हार्मोन हम आपका एक बोर्ड में लेकर आ गए हैं। आप 4 से 3 पेज को हम पूरा एक बोर्ड में लेकर आ गए, ठीक है। जंतु हार्मोन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, 2 चीज के बारे में आपको मस्टली पढ़ना पड़ेगा। दोनों में से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में से 6 तरह का ग्रंथि निकलता है। सबसे पहला वाला हाइपोथैलेमस, दूसरा मतलब समझिए वाइटल है, ठीक है ना, एकदम बॉम्बास्टिक है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, इसका 3 नाम है। इसका 2 भाग है, पश्च भाग और अग्र भाग। पश्च भाग पीछे वाले भाग से ADH निकलता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा। अग्र भाग से 4 तरीके का हार्मोन निकलता है, STH, GTH, TSH, ACTH। STH बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, GTH बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन,
TSH बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH बोलते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो आपका GTH है, GTH का और दो पार्ट है, FSH, LH। किसी किसी बुक में, जी हाँ, किसी किसी बुक में GTH का 5 भाग है, लेकिन मेनली मुख्य रूप से GTH का 2 और भाग है, FSH और LH। फुल फॉर्म नहीं लिखे थे, जगह नहीं था, आप बुक में देख ले, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का होगा ल्यूक्लिहोल ऐसा हार्मोन, ऐसे कुछ होगा स्पेलिंग, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन। फिर है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है एड्रिनलिन। और एक बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एड्रिनलिन को बोला जाता है आपातकालीन हार्मोन। क्या बोला जाता है? आपातकालीन हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन किसे बोला जाता है? एड्रिनलिन को बोला जाता है। फिर से एक बात, एड्रिनल इज नॉट अ हार्मोन, एड्रिनलिन इज अ हार्मोन। एड्रिनलिन अगर बोले हार्मोन का नाम लिखिए, आप एड्रिनल ग्रंथि लिख के आएंगे, सही मिलेगा आपको नंबर? नहीं मिलेगा, वो तो ग्रंथि है, उससे निकलता है एड्रिनलिन। फिर है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज अल्फा सेल और बीटा सेल, दो तो सेल है, दो कोशिकाएं हैं। पहला से निकलता है ग्लूकागॉन, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट पढ़ना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसुलिन है। एक और बात, इंसुलिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैंक्रियाज से रिलेटेड। फिर आता है हम लोग 6 नंबर, जो ग्रंथि है जनन। जनन पुरुषों में वृष्क नाम से जाना जाता है और महिलाओं में अंडाशय नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो पुरुष से निकलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, और अंडाशय जो महिलाओं से निकलते हैं ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रत्येक का आपको कार्य पढ़ लेना है बेहतरीन तरीके से, प्रत्येक का 2-2 कार्य आपको पढ़ लेना है, और कार्य करते ही आपका जंतु हार्मोन का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब आएंगे अगला टॉपिक, ठीक है, आइए। हाइपोथैलेमस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना आता भी नहीं है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा आप पढ़ सकते। देखिए फिर से बोल रहे, मैराथन का मतलब होता है कि आपको हम पासिंग से थोड़ा सा ज्यादा एवरेज तक करा दे। आप बोलेंगे भैया सर 90 आउट ऑफ 90 कराइए, नहीं, 90 आउट ऑफ 90 हम भी चाह के आपको नहीं, क्योंकि देखिए जो लड़का लड़की साल भर पढ़ा है वो लोग 90 पाने का हकदार है, लेकिन वो लोग भी अगर मेहनत नहीं करेगा तो वो लोग भी 70-60 पाएगा। तो मैराथन का मतलब है कि 60-70 एवरेज। इसके साथ अगर आप लोग और ध्यान देंगे, सभी को बोल रहे जितना लोग बैठे हुए हैं, अगर और ध्यान देंगे तो आप 90 आउट ऑफ 90 भी हासिल कर सकते हैं। देखिए ये नामुमकिन नहीं है, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, बट ओनली वन कंडीशन, इफ यू कंटिन्यू प्रैक्टिस, इफ यू कंटिन्यू पेशेंस एंड इफ यू कंटिन्यू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अनुशासन, पेशेंस, धैर्य और कंटिन्यूटी मतलब लगातार करना, तीनों करते रहिए, आप मुकाम हासिल करेंगे, 90 मार्क्स आपको मिल जाएगा। देखिए आगे, अच्छा इसमें से किसी के बारे में कुछ पूछना है? बुक में इनफ डेटा है, हम उतना डीप नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि क्लास नहीं चल रहा हम लोग का मैराथन क्लास चल रहा। आपको हम जैसे की पॉइंट पकड़ा रहे कि इस की पॉइंट के थ्रू आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर से भी अगर कुछ पॉइंट है तो आप मेरे को वहां कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे अंतर कर लीजिएगा, अंतःस्रावी और बहिस्रावी, ठीक है, जरूर से। हाँ हाँ, एड्रिनलिन को आपातकालीन बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, एड्रिनलिन को आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है। थायरॉक्सिन बीएमआर कंट्रोल करता है, ये भी वहां लिख सकते हैं। थायरॉक्सिन जो हम लोग का शरीर का बीएमआर कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बीएमआर कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन, ठीक है। गर्दन फूल जाता है थायराइड हो जाने से, ठीक है ना जी बाबू। आइए नेक्स्ट, अब आ जाएंगे न्यूरॉन टॉपिक। कौन सा टॉपिक? न्यूरॉन। न्यूरॉन किसे कहते हैं? कौन बताएगा? क्या? नहीं, देखिए नेफ्रॉन नहीं बोले हैं, न्यूरॉन बोले हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, या कहिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। 9 में पढ़े थे नेफ्रॉन, वो क्या था? वो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई था, ठीक है ना, वो किडनी की इकाई था, और ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है। दोनों में बहुत लोग कॉमन फंस जाते हैं नेफ्रॉन न्यूरॉन में, ठीक है ना। चलिए आगे,
न्यूरॉन टॉपिक पढ़िएगा घर में, ठीक है। चित्र आपको हम सजेस्ट करेंगे लास्ट में, पहला चैप्टर खत्म हो जाए तो या फिर पूरा सेशन खत्म हो जाए, फिर आपको हम चित्र सजेस्ट करेंगे। आगे देखिए, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें न्यूरॉन का पार्ट्स पढ़िएगा, न्यूरॉन का चित्र पढ़िएगा। लास्ट ईयर आया था क्या न्यूरॉन का चित्र? लास्ट ईयर न्यूरॉन का चित्र आया था, तो चित्र इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तंत्रिका कितने प्रकार की होती है सुनिए। तंत्रिका अलग चीज है, तंत्रिका तंत्र अलग चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। तंत्रिका अलग चीज है, तंत्रिका तंत्र अलग चीज है। तो तंत्रिका तंत्र बता रहे पहले, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? संवेदी तंत्रिका तंत्र, चालक तंत्रिका तंत्र और मिश्रित तंत्रिका तंत्र, तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, तंत्रिका का प्रकार। तंत्रिका कितना प्रकार का होता है? तंत्रिका भी 3 प्रकार का होता है, चालक, संवेदी और मिश्रित, पढ़ लीजिएगा। संवेदी तंत्रिका थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आप लोग को, सुनिएगा। यह तंत्रिका संवेदी या ग्राहक अंगों से उद्दीपनों का मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक ले जाती है। संवेदी, संवेदी का मतलब क्या होता है? सेंसरी, सेंस होने से तंत्रिका एक्टिव हो जाता है। सेंस कौन दिलाता है? या तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, या तो मस्तिष्क ब्रेन, याद रखिएगा, मस्तिष्क मतलब ब्रेन, या तो स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु संवेदी तंत्रिका तंत्र को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट, चालक तंत्रिका। यह तंत्रिका प्रेरणा या आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उद्दीपन उत्पन्न होने वाले अंग तक ले जाता है। फिर से बोल रहे, संवेदी का काम क्या होता है? इसको मिटा दे रहे, मिटा दे रहे इसको। संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका जैसे आपका हाथ में चींटी काटा, कोई भी चींटी काटा तो कौन एक्टिव होगा? संवेदी तंत्रिका। कहाँ लेके जाएगा उस ऑर्डर को? उस ऑर्डर को लेके जाएगा बाबू वो मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, या मस्तिष्क तक लेके जाएगा। मस्तिष्क फिर उसको ऑर्डर देगा, मस्तिष्क क्या देगा उसको? ऑर्डर देगा, और फिर वो चालक तंत्रिका लेके जाएगा उस अंग तक। उस किस अंग तक? जिस अंग में चींटी काटा गया है, ठीक है ना, उस ग्राही अंग तक। लाइफ साइंस का भाषा में उस अंग को क्या बोलते हैं? ग्राही अंग, मतलब वो पर्टिकुलर अंग जिस अंग को जरूरत है। अंग से संवेदी तंत्रिका लेके जाएगा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से उसको वापस लेकर आएगा उस अंग तक। इसमें संवेदी तंत्रिका काम करेगा ले जाने में। मस्तिष्क पे लाने के लिए किस तंत्रिका का वर्क होता है? चालक, सॉरी, संवेदी तंत्रिका का। और मस्तिष्क से ले जाने में किस तंत्रिका का यूज होता है? चालक का। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव खिलाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में बहुत गेम करेगा, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित तक क्या करेगा? यह तंत्रिका संवेदी एवं चालक दोनों प्रकृति की होती है। यथार्थ किसी किसी स्थान पर अगर ये एक्टिव नहीं है या ये एक्टिव नहीं है तो ये उस जगह पर की भरपाई कर सकता है। ये बोथ ऑफ यूज है, इसका बोथ ऑफ यूज है, इसका दोनों यूज है। आप ये स्पाइनल कॉर्ड तक ले जा भी सकता है और स्पाइनल कॉर्ड से ला भी सकता है, इसका दोनों यूज है मिश्रित तंत्रिका का। आई थिंक तंत्रिका आपको समझ में आया होगा सभी को। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र आप बुक में चैट देखिएगा, आपके बुक में भी चैट दिया होगा। और क्या क्या है सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, शांत रहिए थोड़ा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कितनी प्रकार की तंत्रिका तंत्र होती है? 3 प्रकार की होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन सा होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और मेरुरज्जु। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु,
और मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्ज और मस्तिष्क दोनों आपको कहां देखने को मिलेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका, जैसे बोला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी एकदम ब्रेन, ब्रेन एंड मेरुरज्ज। ठीक है, अगला परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो है, कौन कौन सा है? क्रेनियल तंत्रिका, स्पाइनल तंत्रिका। क्रेनियल तंत्रिका, स्पाइनल तंत्रिका। स्वायत्त में, स्वायत्त उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वायत्त आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेन का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग होता है, आपके बुक में ऑलरेडी चार्ट दिया, हम जस्ट पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा। अग्र मस्तिष्क होता है प्रामस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। पश्चिम मस्तिष्क जो सबसे पीछे का मस्तिष्क होता है, जो सबसे पीछे का मस्तिष्क होता है, उसमें होता है पोन्स, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क गुच्छ। ये सब नाम है, आप इस नाम को अच्छे से पढ़िए। अब बोलेंगे अनुमस्तिष्क किसको बोलते हैं? सेरिब्रम। किसको बोलते हैं? डायग्राम बना रहे तब समझ में आ गए, तो एकदम नहीं समझ में आने वाला है। आइए देख लेना डायग्राम को। देखिए तंत्रिका तंत्र कितना होता है? तंत्रिका तंत्र बोलिए। केंद्रीय, परिधीय और लास्ट स्वायत्त। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र फिर डिस्ट्रीब्यूट है 2 में, ब्रेन जिसको मस्तिष्क बोलते हैं और मेरुरज्ज जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 है, क्रेनियल और स्पाइनल। स्वायत्त छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेन का बाबू 3 भाग होता है, अग्र, मध्य और पश्चिम। मध्य से कोई मतलब नहीं है। अग्र, अग्र का भाग होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य से कोई मतलब नहीं है। पश्चिम में देखिए सेरिब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम सबसे पीछे में होता है। ठीक है, सेरिब्रम इसलिए बोलते हैं पीछे में किसी को नहीं मारा जाता है। ठीक है ना, जो तो जिसको आप लोग मारते हैं पीछे में नहीं मारा जाता है, कि यहाँ सेरिब्रम होता है। ठीक है ना, और होता है सेरिबेलम। क्या होता है बाबू? सेरिबेलम, ये भी बहुत जरूरी है। संतुलन, संतुलन किसी का ना जाए उसके लिए सेरिबेलम इज टू इंपॉर्टेंट। जो लोग ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, वो लोग का सेरिबेलम खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? सेरिबेलम खराब हो जाता है, जो अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करते हैं। आगे देखिए, और मेडुला ऑब्लोंगाटा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जी हाँ, मेडुला ऑब्लोंगाटा। कंप्लीट सेरिब्रम, थोड़ा शांत रहिएगा। तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ पूछना है तंत्रिका तंत्र में? ये तंत्रिका तंत्र है। सेरिब्रम, सेरिब्रम को सेरिब्रम बोलते हैं। कार्य बुक में लिखा हुआ, वो उतना डीप जाएंगे तो बस हो गया। आप लोग साल भर क्लास में किए, 1.5 घंटा वीडियो देख रहे तो फिर तो समझ ही रहे ना बात को। जब पास होने के लिए देखिए, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा बस पास होने के लिए दिमाग लगाइए। आप स्कोर करने के लिए दिमाग लगाएंगे तो हो गया, फिर साल भर जो पढ़ाना बर्बाद हो जाएगा। फिर जल्दी उतारिए। क्रेनियल तंत्रिका 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। बोल दे रहे फिर से।
दूसरा कुछ बता, दूसरा कुछ देख रहे इसका अंदर कुछ बोलो। जल्दी करिए, इसमें लिख लीजिएगा स्पाइनल में 31 जोड़ी, ठीक है। 12 जोड़ी का मतलब होता है 24 गो, याद रखिए। अगर पीस बोल देगा तो 24 गो, अगर जोड़ी में आंसर पूछेगा तो 12 जोड़ी। कंफ्यूज मत होइएगा, इसका क्वेश्चन दे देते एग्जाम में। संख्या दे देगा, आप लोग 12 भी रहेगा 12 मार के आ जाएंगे, नहीं संख्या रहेगा तो 24 को जोड़ी लिखा हुआ है, ठीक है ना। जोड़ी का मतलब पेयर। आइए तंत्रिका तंत्र खत्म, अब आ जाते हैं प्रतिवर्तित क्रिया, प्रतिवर्तित चाप। आइए प्रतिवर्तित क्रिया, प्रतिवर्तित चाप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे से बात करिए। हेलो देखिएगा थोड़ा सा, प्रतिवर्तित क्रिया, प्रतिवर्तित चाप। प्रतिवर्तित क्रिया या प्रतिवर्तित चाप, सुनिएगा शांत, सुनिए सब। प्रतिवर्तित क्रिया या प्रतिवर्तित चाप किसको बोलते हैं? प्रतिवर्तित क्रिया में आप जानेंगे बहुत सारी क्रियाएं मनुष्य के साथ घटती रहती है। हाथों में चुभना, कुछ कांटा चुभना, उसके बाद उस कील हाथ में चुभना, तो ये सब क्रिया के द्वारा तंत्रिका तंत्र एक स्थान में, मत बात करिए, क्यों बात कर रहे जब वो पढ़ा रहे तो। प्रतिवर्तित क्रिया में डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे। प्रतिवर्तित क्रिया में आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कोई एक अंग प्रभावित होगा तो दूसरा अंग की जो तंत्रिका तंत्र है वो उसको हेल्प करने के लिए पहुंच जाएगी। तो उसी एक तंत्रिका तंत्र दूसरी तंत्रिका तंत्र को जब हेल्प प्रोवाइड करती है तो उस क्रियाओं को प्रतिवर्तित क्रिया कहते हैं। मतलब उसके बदले दूसरी विक्षेप क्रिया, एक के बदले दूसरे। पढ़ के हम आपको सुना दे रहे, ठीक है ना। चुभने पर, कील चुभने पर उसका ऊपर उठ जाना, यह अनैच्छिक क्रिया है, प्रतिवर्तित क्रिया कहलाती है। इसका पूरा पूरी नियंत्रण किसके पास होता है? मस्तिष्क के पास होता है कि मेरुरज्जु के पास होता है? मेरुरज्जु के पास होता है, याद रखिएगा। प्रतिवर्तित क्रिया का टोटल कंट्रोल किसके पास होता है? मेरुरज्जु के पास होता है, भूलिएगा मत। प्रतिवर्तित क्रिया का टोटल कंट्रोल किसके पास होता है? मेरुरज्जु के पास होता है। प्रतिवर्तित चाप आ जाइए, प्रतिवर्तित चाप आ जाइए। प्रतिवर्तित चाप क्या दिया हुआ है? प्रतिवर्तित क्रिया एक वक्र मार्ग से होकर संपन्न होती है, अर्थात यह मार्ग एक चाप के रूप में होती है, इसलिए इस मार्ग को प्रतिवर्तित चाप कहते हैं। जैसे अंगुली को गर्म वस्तु के स्पर्श करने पर वहां से उद्दीपन संवेदी न्यूरॉन द्वारा मेरुरज्जु के दूसरे द्रव में पहुंचता है। सुनिएगा, इसका एक्शन जिस पे किया जाता है उसे प्रतिवर्तित चाप कहते हैं, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा परिभाषा इसका। साथ ही साथ हम लोग जो जो बीच में परिभाषा छोड़े वो सब कर लीजिएगा। क्या छोड़े थे? सिनैप्स छोड़े थे, सिनैप्स। सिनैप्स पे उतना टिप्पणी हम नहीं करेंगे, सबको मालूम है सिनैप्स क्या होता है। वो बोलेंगे दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को सिनैप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन मतलब एक न्यूरॉन का डेंड्रॉन और दूसरा न्यूरॉन का टर्मिनल डेंड्रॉन, मतलब माथा। एक न्यूरॉन का माथा और एक न्यूरॉन का पाव, दोनों का जो बीच का स्पेस होता है, स्लॉट होता है, उस स्लॉट में कौन बैठा रहता है? सिनैप्स बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? सिनैप्स बैठा रहता है। उसके बाद एक डेफिनेशन और कर लेंगे, ग्लूकागोन। कौन सा कर लेंगे? ग्लूकागोन, ठीक है ना। कौन सा? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का डेफिनेशन हम आपको पहले पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इस बुक, किसके बुक में है डेफिनेशन? देखिए तो कुछ बीमारी है आप लोग का सिलेबस में, वो सब करिएगा। बौनापन, डायबिटीज, घेंगा,
ये सब का लक्षण और उपाय सब करिएगा। आइए आंख, आंख का डायग्राम 2024 में आया था। आंख का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपको डायग्राम लिखवाएंगे, कौन कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है बनाएंगे नहीं, बस बता देंगे, आप कर लीजिएगा। चलिए, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मालूम है? निकट दृष्टि दोष मायोपिया, यही ना? और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना? समायोजन एक बीमारी है, समायोजन जरूर से पढ़िएगा, हम पढ़ के सुना रहे हैं। जिस प्रकार हम लोग कैमरे से साफ फोटो खींचने के लिए उसके लेंस को आगे पीछे करके उसका फोकस अंतर घटाते बढ़ाते हैं, उसी प्रकार आंखों द्वारा भी किसी वस्तु को साफ देखने के लिए उसके लेंस के फोकस अंतर को घटाया बढ़ाया जाता है। इस क्रिया को नेत्र का समायोजन कहते हैं। नेत्र का समायोजन किसे कहते हैं? हेलो एवरीवन, इट्स अ टू इंपॉर्टेंट टॉपिक, समायोजन। आर यू नो, डू यू नो व्हाट इज समायोजन? समायोजन एक टाइप ऑफ टेक्निक, समायोजन एक तरीके की तकनीक, एक तरीके की प्रक्रिया है, सॉरी प्रक्रिया है। क्या होता है इसमें? देखिए, जब हम लोग कैमरा से किसी भी चीज को क्लिक करते हैं फोटो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? तो जूम करते हैं या तो उसको पीछे करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उस फोटो को क्लियर देखने के लिए हम लोग उस फोटो को क्या करते हैं? जूम करते हैं, जूम इन जूम आउट करते हैं। उसी तरह आंख भी, हम लोग का जो आंख में जो लेंस है वो भी किसी चीज को काफी गौर से देखने के लिए, काफी अच्छी तरीके से देखने के लिए उसको क्या करता है? उसको जूम इन जूम आउट करता है, उसको परखता है, उसको पहचानता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। नेत्र की इसी तकनीक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? समायोजन के नाम से जानते हैं। आई थिंक इट इज डन। समायोजन क्या है? नेक्स्ट नेत्र की बीमारी पढ़िएगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वो दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वो दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। सुनिए, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट दिखेगा, निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, यही है ना? निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा। एकदम ये वाला पॉइंट पकड़ के लेके जाइए, एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगा। प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया क्या है? जब व्यक्तियों की आयु बढ़ जाती है तो लेंस में समायोजन की क्षमता घट जाती है। लोग दूर की वस्तुएं, सामने की वस्तुएं को अच्छे से फोकस के साथ नहीं देख पाते, अच्छे से फोकस के साथ नहीं देख पाते, तो क्या होता है? उनकी आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ता है। इसे हम लोग किस बीमारी के नाम से जानते हैं? प्रेसबायोपिया बोलते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। और एक और बीमारी है मोतियाबिंद। जब आयु बढ़ने लगती है तो नेत्र कुछ चपटा हो जाता है, अधिक घना एवं भूरा हो जाता है। इस अवस्था को आपका मोतियाबिंद बोला जाता है। गति और प्रचलन, गति और प्रचलन क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? गति का मतलब होता है जब उसके अंगों में वृद्धि होता है उसको बोलते हैं गति। और प्रचलन का मतलब जब कोई व्यक्ति या जानवर जब अपना स्थान परिवर्तन करता है उसे बोलते हैं प्रचलन। क्या बोलते हैं? प्रचलन। प्रचलन आपको पढ़ना कौन कौन सा हम बता दे रहे? जीवों में प्रचलन पढ़ना, अमीबा का प्रचलन। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? सूडोपोडिया। क्या है? सूडोपोडिया। प्रचलन अंग जरूर से पढ़ लेंगे बाबू, हम शॉर्ट पे लिख दे रहे प्रचलन अंग। जिस तरीके से प्रजनन अंग आप लोग पढ़े थे उस तरीके से प्रचलन अंग भी पढ़ना होगा। प्रचलन अंग अलग है, प्रजनन अंग अलग है, याद रखिएगा। हेलो एवरीवन, प्रचलन अंग अलग है, प्रजनन अंग अलग है, दोनों पे बात करेंगे। फिलहाल प्रचलन अंग, प्रचलन अंग, प्रचलन अंग का मतलब किस अंग की सहायता से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। आइए, सबसे पहला अमीबा। अमीबा को किस नाम से जानते हैं हम लोग? अमीबा एक कोशिकीय जीव बोलते हैं अमीबा को। अमीबा का अंदर एक कोशिका, कितना कोशिका है? मात्र एक कोशिका से अमीबा बना है, ठीक है? अमीबा का प्रचलन अंग क्या हुआ? सूडोपोडिया। अमीबा का बाद हो जा रहा है आपका
पक्षमाभी, ये दूसरा बुक देंगे थोड़ा सा प्रचलन अंग, इसमें थोड़ा सा ये तो चैप्टर 2 निकाल के बैठा हुआ है, कब स्टार्ट करेंगे? अरे भाई वो ना पढ़ेगा इसलिए से लागू जो आपका फेवरेट चैप्टर सीलियरी, सीलियरी का कौन सा है बाबू? पैरामीशियम। सीलियरी का होता है पैरामीशियम। उसके बाद फ्लैजिला, फ्लैजिला का क्या होता है? युगलिना, युगलिना बोल सकते हैं। मंत्र आप लोग अपना बुक से देख लेंगे। उड़ान, उड़ान मतलब हो जाएगा पक्षी का, दैना या पंख बोल सकते हैं। और इंसान का बाबू, मछली का कौन सा होगा? मछली का, मछली का डैना अलग होता है, पंखने। इंसान का बाबू हाथ से चलता है, पैर। इंसान के प्रचलन को द्विपद प्रचलन बोला जाता है। कौन सा प्रचलन बोला जाता है? द्विपद प्रचलन, याद रखिएगा। प्रचलन अंधन, एनी डाउट रिलेटिंग दिस? चलिए चैप्टर 1 में बाबू इतना ही कर लीजिएगा, आप लोग चैप्टर 1 आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है? स्टॉप कीजिए थोड़ा, करिए करिए, स्टार्ट करिए। आइए चैप्टर 2 में स्टार्ट किया जाए। चैप्टर 1 पूरा कवर हो चुका है। देखिए वीडियो स्किप कर करके मत देखिएगा, ठीक है? सबसे पहला बात, अगर स्किप कर करके देखेंगे तो कितना नुकसान होगा ये आपको भी नहीं पता, ठीक है ना? आइए चैप्टर 2, चैप्टर 2 में हम लोग का जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक है वो क्या है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को और क्या नाम से जानते हैं? गुणसूत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगर आप यह गुणसूत्र क्या है तो क्रोमोजोम का परिभाषा ही चिपका दीजिएगा और लास्ट में लिख दीजिएगा इसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा गुणसूत्र? हम लोग हर समय क्रोमोजोम पढ़े, आज देखिए रिवीजन में गुणसूत्र के बारे में पढ़ते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नाम बताएंगे? एलोसोम और ऑटोसोम और एलोसोम, यही है ना? मतलब शारीरिक गुणसूत्र, शारीरिक गुणसूत्र, गुणसूत्र बोलिए। क्रोमोजोम तो पढ़े साल भर, आज रिवीजन क्लास में गुणसूत्र बोलिए, ठीक है ना? आज क्रोमोजोम मत बोलिए। शारीरिक गुणसूत्र, जो लोग नहीं पढ़ा होगा वो लोग बोले गुणसूत्र कहाँ पढ़ा रहे सब, क्रोमोजोम ना, क्रोमोजोम नहीं। आज हम लोग सिर्फ गुणसूत्र बोलेंगे। शारीरिक गुणसूत्र, इसको और क्या बोला जाता है? शारीरिक गुणसूत्र को और क्या बोला जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? बोलेंगे अलिंग गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र बोल सकते हैं? बोल सकते हैं अलिंग गुणसूत्र, क्या बोल सकते हैं? अगर आगे एग्जाम में अलिंग गुणसूत्र, घबराने का बात नहीं है। दूसरा नंबर क्या होगा? लिंग गुणसूत्र। हाँ वो भी तरह है, गुणसूत्र और शारीरिक। और क्या बोलेंगे? और क्या बोलेंगे? एलोसोम। इंग्लिश वाला नाम बाबू? ऑटोजोम। इंग्लिश वाला नाम बाबू? कोई टेंशन मत होइएगा, 2 ही को है, एक शरीर का और एक लिंग का, ठीक है? तो शरीर में कितना जोड़ी पाया जाता है बाबू? 22 जोड़ी। कितना जोड़ी? अगर संख्या बोले तो वेरी गुड। और ये कितना पाया जाता है? 1 जोड़ी पाया जाता है। महिला में बाबू बोलिए?
महिला में XX और पुरुष में XY, मतलब 22 प्लस XX, ये होगा बाबू महिला का अंदर। 22 प्लस XY, ये 2018 के 19 में इस तरह क्वेश्चन दिया था, तो कंफ्यूज हो गया था, लोग बोल ही नहीं पा रहा था। ये महिला क्रोमोजोम बोलिए, गुणसूत्र बोलिए, उसकी संख्या है। ये पुरुष गुणसूत्र बोलिए, क्रोमोजोम बोलिए, उसकी संख्या है। ठीक है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज दो वैज्ञानिक, जिनका नाम है आपका 1875 में गुणसूत्र की खोज हुई थी। क्रोमोजोम की खोज 1875 में हुई थी, ठीक है ना। इसकी खोज की थी स्टर्सबर्गर ने। क्या नाम था इनका? स्टर्सबर्गर। स्टर्सबर्गर, हाँ एकदम बर्गर, याद रखिएगा बर्गर, वहां बर्गर कुछ लिखा हुआ मार दीजिएगा। स्टर्सबर्गर, स्टर्सबर्गर ने 1875 में गुणसूत्र की खोज की थी, ठीक है। और बाद में जाकर वोल्टेयर ने, किसने बाबू? बाद में जाके वोल्टेयर ने, नहीं बाबू वाला वोल्टेयर ने, वो तो मर गया, तो गुजर गया। वोल्टेयर 1918 में इस गुणसूत्र का नाम उसने क्या दिया? क्रोमोजोम दिया। क्या दिया? क्रोमोजोम। उसका हिस्ट्री है, पहले गुणसूत्र ही बोला जाता था, बाद में जाकर 1918 में वोल्टेयर ने क्रोमोजोम नाम दिया। क्लियर? तो बाद में जाकर उसका नाम क्रोमोजोम हो गया, पहले गुणसूत्र ही बोला जाता था। गुणसूत्र प्रकार पढ़ा दिया बाबू। अब आइए, हेलो, अब आइए, अब आपको बताएंगे कोशिका विभाजन। क्या बताएंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशिका विभाजन। बहुत लोग बोल रहे थे कोशिका विभाजन थोड़ा सा समझा दीजिए, ये समय कोशिका विभाजन समझने का। आइए, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जा रहा है हम लोग का? कोशिका विभाजन। क्या हो जा रहा है? थोड़ा शांत रहेंगे आप लोग। कोशिका विभाजन टॉपिक हो जाने के बाद थोड़ा ब्रेक ले लिया जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, क्या ठीक है, कोशिका विभाजन टॉपिक के बाद थोड़ा ब्रेक ले लिया जाएगा, ठीक है, 2 मिनट का। चलिए, कोशिका विभाजन, आइए, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है बोलेंगे थोड़ा? कौन कौन सा होता है? असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा आराम से। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, असूत्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़िएगा। सबसे पहला बात, कोशिका विभाजन किसको बोला जाएगा? देखिए, जब शरीर के अंदर एक इंसान का जन्म होता है, शरीर के अंदर इंसान से भी पहले भ्रूण का जन्म होता है, भ्रूण से भी पहले उस कोशिका का जन्म होता है। एक कोशिका का जब जन्म होता है, एक इंसान के अंदर एक कोशिका का जब जन्म होता है, वो एक कोशिका दूसरे कोशिकाओं के साथ मिल मिलकर, अपनी मातृ कोशिकाओं के साथ मिल मिलकर जटिल बनती जाती है, जटिल बनते जाती है, और ज्यादा उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, और ज्यादा उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है, और परिवर्तन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। एक समय के बाद विभाजन की क्रिया शुरू होती है, और एक समय पश्चात विभाजन खत्म हो जाता है। इस पूरे प्रकार की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कह सकते हैं। 3 प्रकार का देखने को मिलता है। देखिए, बात मत करिए। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। समसूत्री का मतलब होता है इसमें जो मातृ कोशिका होगी, वो अपनी संतान की कोशिका, संतति कोशिका लिखते हैं। संतति कोशिका मतलब हो जा रहा संतान की कोशिका के समान होगी, ठीक है। पुत्री, पुत्री बोलिए, पुत्री क्यों बोलेंगे? पुत्र लिख देना, पुत्री को। मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका
मतलब मात्र, वो बात मत करेंगे, थोड़ा हमको भी डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक है ना। मात्र कोशिका और पुत्री कोशिका दोनों का संख्या क्या होगा, लेवल होगा, दोनों का संख्या समान होगा। अर्धसूत्री का मतलब होगा जो मात्र कोशिका होगा और जो पुत्री कोशिका होगा उसका डबल होगा, माने 2 पुत्री कोशिका। माफ करिएगा, मात्र कोशिका जो होगा अपनी पुत्र कोशिका का आधा होगा, आधा होगा, ठीक है। जैसे मात्र कोशिका का 2n है तो ये कितना होगा, n होगा, याद रखिएगा। इसी n को बोलते हैं हैप्लॉइड अवस्था और इस 2n को बोलते हैं डिप्लॉइड अवस्था। इस n को बोलते हैं हैप्लॉइड अवस्था, इस 2n को बोलते हैं डिप्लॉइड अवस्था। और अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन ही एकमात्र ऐसा विभाजन है जो कहां देखने को मिलता है, जनन कोशिका में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, जनन कोशिका में देखने को मिलता है। बाकी ये दोनों शरीर है, ये दोनों शरीर का विभाजन है और वो हम लोग का जनन कोशिका का विभाजन है, ठीक है। ये शरीर का विभाजन और वो जनन कोशिका का विभाजन है। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका विभाजन कंप्लीट हो गया। अब आएंगे कोशिका चक्र। कोशिका का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, खत्म हो गया। अब आएगा कोशिका चक्र। आइए कोशिका चक्र। वीडियो पॉज कीजिए ना। आइए, हेलो एवरीवन, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कोशिका चक्र। कौन सा टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कोशिका चक्र बहुत बड़ा टॉपिक है। कोशिका चक्र का मतलब होता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा कोशिका चक्र पे, ठीक है। चलिए देखिए, सुनिएगा, वो प्रक्रिया, कोशिका चक्र का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिससे एक कोशिका के सहायता से 2 कोशिका का निर्माण होता है। जिससे एक कोशिका का सहायता से 2 कोशिका का निर्माण होता है, उसे कोशिका चक्र कहते हैं, उसे कोशिका चक्र कहते हैं। पहले, सबसे पहले कोशिका चक्र की कितनी अवस्थाएं होती है, 2 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 2 अवस्थाएं होती है। याद रखिएगा आप लोग, कोशिका चक्र की 2 अवस्थाएं होती है। देखिए आप, कोशिका चक्र की 2 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था का नाम क्या होगा, पहला अवस्था का नाम होगा अंतरावस्था। कौन सा अवस्था, अंतरावस्था। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं बाबू, इंटरफेज। उसके बाद होता है मायोटिक अवस्था। कौन सा अवस्था, मायोटिक अवस्था। जिसको बोलते हैं एम फेज या एम अवस्था भी बोलते हैं। क्या फेज बोलते हैं, एम फेज या एम अवस्था, ठीक है। आगे देखिए, अंतरावस्था। अंतरावस्था जो होती है वो 3 भागों में पूरी होती है। ये जो अंतरावस्था होती है वो 3 भागों में पूरी होती है। कौन कौन सा वो 3 भाग है, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज। याद रखिएगा, अंतरावस्था जो होती है 3 विधियों में पूरी होती है। जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज और मायोटिक अवस्था या एम फेज ये इकलौता है, ठीक है। ये चारों जब कंप्लीट होता है सब एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है। फिर से बोल रहे हैं, ये चारों फेज जब कंप्लीट होता है तब एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है। एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है। तो जीवन फेज में कितना समय लगता है, अगर आपको नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा, 12 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 12 घंटा लगता है। एस फेज में कितना घंटा लगता है, 10 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 10 घंटा लगता है। G2 फेज में कितना लगता है, 3 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है। एम फेज में कितना घंटा लगता है, तो 1 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। एक कोशिका से 2 कोशिका बनने के लिए टोटल कितना घंटा लगता है, 12, 10, 22, 22, 3, 25 और 1, 26। टोटल 26 घंटा में एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है। टोटल 26 घंटा में एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है। टोटल 26 घंटा में एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है। कोशिका चक्र का मतलब होता है वो अवस्था जहां पे एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है। एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है। तो बनने में कितना समय लगता है, 26 घंटा लगता है। प्रोसेस है बाबू, सब एक्सप्लेन करेंगे, जल्दी से उतार लीजिए।
घर जाना है परसेंटेज देखेंगे बाबू 30 से 40%, ठीक है, इसमें परसेंटेज देखेंगे, इसमें भी 30 से 50%, ये लास्ट का 10 से 20% एंड दिस 5 से 10%। कंप्लीट हो गया बाबू, एक कोशिका से 2 कोशिका बन गया, 26 घंटा में बना देगा, ठीक है। वाला पेन लेके जाएंगे। संतान को ना संतति वर्ड यूज कीजिएगा, पुत्री भी मत यूज कीजिएगा, संतति, संतति ये वर्ड मात्रा के साथ बाबू, ठीक है ना, मात्रा के एकदम गलती नहीं होना चाहिए, मात्रा में 1% संतति, या तो ये ना लिख के आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, संतति ये बेस्ट है, ठीक है। मात्रा मात्रा भूलिएगा मत बाबू, मात्रा मात्रा संतति, मात्रा मात्रा का खेल है, ठीक है। लाइफ साइंस में नंबरों का मेल है, चलिए ठीक है ना। 4 गो डन है ना, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा घर पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कोशिका चक्र कंप्लीट हो गया। अब आएंगे जो पहला वाला बोले थे ना बाबू, उतना जरूरी नहीं है, पहला वाला नहीं, असूत्री बोले थे उतना जरूरी नहीं है, और सूत्री तो बता दिए थे, और सूत्री बता दिए थे, जनन कोशिका में इंपॉर्टेंस देता है वो, समसूत्री कहाँ इंपॉर्टेंस देता है, और सूत्री जनन कोशिका में इंपॉर्टेंस देता है, समसूत्री कहाँ इंपॉर्टेंस देता है। तो आइए समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं, आइए मिटा रहे, वेरी गुड, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, सब बताएंगे बाबू, कोई टेंशन मत लीजिए, आज पूरा एकदम 40-50 मार्क्स आज से क्लास करवा के उठवा देंगे, ठीक है ना। खाली मन में थोड़ा और पढ़िएगा, जिससे आप स्कोरर रैंकर नंबर ले आ देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा खुद से मेहनत कर लीजिएगा। चलिए समसूत्री कोशिका विभाजन, आइए बाबू, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, सुनिए कोशिका विभाजन कितना होता है, 3 तो होता है, कौन कौन सा, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अर्धसूत्री का इंपॉर्टेंस है जनन कोशिका में, समसूत्री का इंपॉर्टेंस यहाँ है, सुनिएगा देखिएगा, समसूत्री 2 होता है, समसूत्री 2 होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, क्या बोले बोलिएगा, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और एक भाषा है, बोलिए ना, केंद्रक विभाजन, कौन सा विभाजन, केंद्रक विभाजन। और साइटोकाइनेसिस को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव विभाजन। कौन सा विभाजन, कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, वो विभाजन जिसमें एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनता है, वो विभाजन जिसमें एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनता है उसे केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, इस प्रक्रिया में केंद्रक का विभाजन होता है, इसके फलस्वरूप एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनता है, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनता है, इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, केंद्रक विभाजन। साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव विभाजन किसको कहते हैं। अच्छा, इस पे आते हैं, आने से पहले इसके अंदर और पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर 4 अवस्थाएं होती है, कितनी अवस्था, 4 अवस्थाएं होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी अवस्था बोलेंगे, बोलिए बोलिए, प्रोफेज, प्रोफेज, उधर उधर उस तरह आराम से आराम से, प्रोफेज,
मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तरीके का कैरियोकाइनेसिस सुन लीजिए। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन, वो विभाजन जिसमें एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनता है, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनता है, उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। 4 अवस्था में पूरा होता है, चारों अवस्था आप घर पे पढ़िएगा। साइटोकाइनेसिस थोड़ा सा रीड कर दे रहे, साइटोकाइनेसिस थोड़ा सा रीड कर दे रहे। केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका में उपस्थित, सुनो, जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन में जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है उसे कोशिका द्रव विभाजन कहते हैं। इसका कोई टाइप्स नहीं है, इसका कोई टाइप्स नहीं है। बस ये हो गया आपका कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र दोनों कंप्लीट। कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र दोनों कंप्लीट। चलिए थोड़ा स्टॉप कर दीजिए, थोड़ा स्टॉप कर दीजिए। चैप्टर 2 में हम लोग कोशिका चक्र कंप्लीट कर लिए थे, कोशिका विभाजन कंप्लीट कर लिए थे। कोशिका विभाजन थोड़ा रिकैप कर दे रहे, थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था बट कोई इशू नहीं है, हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं। कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है। कोशिका विभाजन कौन कौन सी होती है बोलेंगे? कोशिका विभाजन होती है असूत्री, समसूत्री और सूत्री। और सूत्री जरन कोशिकाओं पे डिपेंडेंट है, समसूत्री को थोड़ा बाद में समझेंगे। बाद में कहने का मतलब है बाद में थोड़ा रिकैप करते हैं। उसके बाद हमने कराया कोशिका चक्र। कोशिका चक्र में कौन कौन सा था? कोशिका चक्र में आपका 2 प्रकार की अवस्था है, एक अंतरावस्था और एक एम अवस्था। अंतरावस्था 3 प्रकार की होती है, G1 पीरियड, S पीरियड, G2 पीरियड और आपका एम फेज। इसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद जाके समसूत्री कोशिका विभाजन कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन, साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव विभाजन। केंद्रक विभाजन जब एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनता है उसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। उसका 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। माफ करिएगा, प्रोफेज 1 नंबर, मेटाफेज 2 नंबर, 3 नंबर एनाफेज, इसको पाश्चात्य अवस्था बोलते हैं। 4 नंबर हो यार आपका टेलोफेज। ठीक है, आइए टेलाफेज बोलते हैं, टेलो नहीं बोलते हैं। स्पेलिंग हुआ TELAPHASE। ठीक है ना, टेलो नहीं होता, टेला होता है। ठीक है, टेलाफेज। ठीक है, चलिए इंग्लिश में बोलेंगे ए लगेगा और हिंदी में बोलेंगे टेलो बोलेंगे। ठीक है ना, आइए चैप्टर 2 लाइफ साइंस। इतना टॉपिक हो चुका, अगला टॉपिक है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है जब एक पेरेंट से दूसरे संतति का उत्पन्न होता है। उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। जब एक संतति से दूसरे संतति का जन्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। प्रजनन है 2 टाइप्स। हेलो एवरीवन, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। प्रजनन है 2 टाइप्स। प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, लैंगिक प्रजनन नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा नर और मादा में, नर और मादा में। अलैंगिक प्रजनन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलैंगिक प्रजनन। कोई गौर नहीं फरमाता अलैंगिक पे। अलैंगिक प्रजनन, और हेलो, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, लैंगिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन एक और 3rd टाइप भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्धी प्रजनन। क्या बोलते हैं? वर्धी प्रजनन बोलते हैं, जो सजीवों जो वनस्पतियों में होता है, पादप में होता है। ठीक है, वनस्पतियों और पादप में होता है। वर्धी प्रजनन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। आइए इधर देखिए, आओ क्या कर रहे हैं? अभिषेक नाम चला गया, अब सुन लिया गया नाम। अब देखिए देखिए देखिए, बात नहीं करेंगे वो, देखिए थोड़ा अच्छे से सुनेंगे। हम आपको पूरा 50 मार्क्स कवर करा रहे हैं अभी आज के दिन। ठीक है, अंतर कर लेंगे लैंगिक और लैंगिक में।
अंतर कर लेंगे लैंगिक और लैंगिक में। थोड़ा शांत रहिए जिससे क्लास सुविधा पूर्वक कंप्लीट हो सके। क्लास का सक्सेसफुल होने में मेरा सक्सेसफुल नहीं है, आपका सक्सेसफुल है। आप उतना बेहतरीन तरीके से समझेंगे, आप एग्जाम में आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। वर्दी प्रजनन दो प्रकार के आपका नॉर्मल देखने को मिलता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। वर्दी प्रजनन दो प्रकार का होता है, बाबू बात नहीं करेंगे। प्राकृतिक वर्दी प्रजनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कितना तरह का होता है? प्राकृतिक होता है जड़ द्वारा। किस द्वारा? जड़ द्वारा, तना द्वारा। आधा घंटा रुक जाइए, चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। 5 चैप्टर बात नहीं करेंगे, बात करने से हमारा मोटिवेशन खराब हो जाता है। ठीक है, फ्लो में कुछ और समझा देंगे। जड़ द्वारा, तना द्वारा, और आपको देखने को मिलेगा पत्ता द्वारा या पत्ती द्वारा। ठीक है, सबका एग्जाम्पल जरूरी है। आप सभी को बोल रहे सबका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आकाश आप भी पढ़ेंगे, आनंद आप भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाकी सब ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा इधर उधर ध्यान था लोग का, इसलिए थोड़ा हम बोल दिए। जड़ द्वारा हो गया शकरकंद। जड़ का मतलब हो जा रहा, एग्जाम्पल में बोलेंगे बाबू शकरकंद। शकरकंद। तना का मतलब हो जा रहा बाबू, बोलेंगे तना का मतलब, बोलिए जल्दी बोलिए। जलकुंभी बोलेंगे। जी हाँ, जलकुंभी होगा, जलकुंभी। उसके बाद बोलेंगे पत्ती द्वारा। पत्ती मतलब दूसरा कुछ मत समझिएगा, अजूबा। अजूबा, ब्रायोफाइलम जिसको बोला जाता है। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइलम। कमेंट में स्पेलिंग लिख के दिखाइए, तो बिना देखे लिख के दिखाइएगा, देखते आपका स्पेलिंग राइट होता है कि नहीं होता। आइए ब्रायोफाइलम। आइए कृत्रिम वर्दी प्रजनन। कृत्रिम वर्दी प्रजनन, कृत्रिम वर्दी प्रजनन देखिएगा, बोलिएगा कृत्रिम में क्या क्या होगा? बाई कटिंग, कलम द्वारा। कलम मतलब लिखने वाला कलम नहीं, कलम द्वारा। उसके बाद बोलेंगे रोपण द्वारा। उसके बाद बोलेंगे, बोलिए ना, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए ना। सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। चलिए ना, हो गया। उसके बाद पीढ़ी का एकांतरण टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक प्रजनन बाबू फिर से बोल दे रहे, अलैंगिक जैसे प्रचलन का अंग पता है ना, अलैंगिक प्रजनन का भी अंग होता है। अलैंगिक प्रजनन ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंगिक से। लैंगिक में क्या आएगा? लैंगिक प्रजनन का प्रभाव, परिभाषा दो, उदाहरण दो, यही सब आएगा। अलैंगिक में आपका आ सकता है अलैंगिक प्रजनन कौन करता है, उन लोग का अंग का नाम बताइए। जैसे वर्दी प्रजनन कितना प्रकार का होता है, तो वर्दी प्रजनन में प्राकृतिक वर्दी प्रजनन। क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन घुराएगा भाई। बोर्ड एग्जाम 2025 वेस्ट बंगाल बोर्ड, डिफिकल्ट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड दे रहे हैं आप लोग। क्या चीज डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, कृत्रिम वर्दी प्रजनन एक्सप्लेन करिए। वर्दी प्रजनन नहीं देगा, इतना इजी जितना समझ रहे ना उतना इजी नहीं आने वाला। थोड़ा तो घुराएगा, थोड़ा तो नहीं घुमाए कैसे चलेगा, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अगला देखिए, पीढ़ी का एकांतरण समझ जाएंगे। पीढ़ी का एकांतरण क्या है बता दे रहे। पौधे का जीवन चक्र 2 अवस्थाओं में पूरा होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ये 2 अवस्थाएं एक के बाद एक आती है, एक के बाद एक आती है, इसको पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। डायग्राम बना लेंगे बाबू, इसे बोल करके जो डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में। आपके पास बुक है क्या? हाँ या ना में आंसर दीजिए। हो ही नहीं सकता, आपके पास बुक नहीं है। चलिए पीढ़ी का एकांतरण समझाते हैं, आइए। मिटा दे, चलिए मिटा दे रहे। आइए पीढ़ी का एकांतरण। पीढ़ी का एकांतरण हो गया, बता दिए कि पौधे का जीवन अवस्था 2 अवस्था में पूरा होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ये अवस्था एक के बाद एक आता है, इसी को पीढ़ी का एकांतरण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पीढ़ी का एकांतरण। एग्जाम्पल है बाबू, पौधा का नाम बोलिए। फन का पौधा। किसका पौधा? फन का पौधा। क्या बोलेंगे? फन। क्या बोलेंगे? FERN, फन। चलिए आगे देखेंगे, माफ करिएगा, M होगा, फन। ठीक है,
मिटा देना। अगला बोलेंगे, अगला 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 बस खत्म होगा, 5 मिनट में चैप्टर 2 खत्म होगा। चैप्टर 2 थोड़ा देर में खत्म कर देंगे बाबू, घबराइए मत। अलैंगिक प्रजनन का अंग, ऊतक प्रचलन का अंग। हेलो, ऊतक प्रचलन का अंग, ये है प्रजनन का अंग। ये क्या है? प्रजनन का अंग। वो भी कौन सा प्रजनन? अलैंगिक प्रजनन। सबसे पहला प्रजनन विखंडन। विखंडन कौन करता है? कौन करता है विखंडन? बोलिए बोलिए। अमीबा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में मतलब है ना कि जो विखंडन होता है ना, ये ऑलरेडी 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। इसके अंदर भी है द्विविखंडन। द्विविखंडन कहीं एग्जाम में आ जाए, द्विविखंडन बहुविखंडन। तो द्विविखंडन के एग्जाम्पल बोले, बहुविखंडन के एग्जाम्पल बोले। तो द्विविखंडन के एग्जाम्पल होगा अमीबा। एकदम बाबू बोलिए अमीबा। द्विविखंडन के एग्जाम्पल बोलेंगे और बहुविखंडन का प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे? ईस्ट इसी में आ जाएगा, ईस्ट प्लाज्मोडियम। चलिए 3 नंबर बोलेंगे बाबू। 3 नंबर में 3 नंबर नहीं बोलिए, ये 1 नंबर था। 2 नंबर में मुकुलन। 2 नंबर में मुकुलन कौन करता है? ईस्ट। ये नहीं होगा, क्या बोल रहे हो? ईस्ट होगा, मुकुलन ईस्ट। थोड़ा शांत रहिए, देखिए थोड़ा गलत लिखा गया ना, वापस मिटा दिए हैं, लेकिन गलत नहीं लिखाना चाहिए, ठीक है ना। गलत हो सकता है लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, उस पर काम करना होगा सबको। ईस्ट। मुकुलन का क्या होगा? मुकुलन का हो गया ईस्ट। मुकुलन का क्या हो गया? ईस्ट। खंडन बाबू, खंडन। खंडन खंडन का क्या होगा? बोलिए, कौन बोलेगा? हाइड्रा होगा। क्या होगा? हाइड्रा होगा। खंडन का हाइड्रा होगा। उसका बाद बोलिए स्पोर या बीजाणु निर्माण। बोलेंगे स्पोर या बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण, स्पोर या बीजाणु निर्माण बोलेंगे म्यूकर। क्या बोलेंगे? म्यूकर। खंडन में एक और बोल सकते, जो फन लिखे थे ना, फन। खंडन में आप फन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खंडन में आप फन भी लिख सकते हैं। पुनर्जनन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आया था 2 साल पहले, 22 में आया था सर, ये आने का चांसेस है। पुनर्जनन। पुनर्जनन कौन करता है? बोलिए, कौन करता है? पुनर्जन्म नहीं बाबू, ये बोल रहा पुनर्जन्म। पुनर्जनन प्लेनेरिया कौन होता है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कौन करता है? प्लेनेरिया। ये प्रजनन अंग कंप्लीट हो गया बाबू, प्रजनन अंग कंप्लीट हो गया। प्रजनन अंग कंप्लीट हो गया है, प्रजनन अंग कंप्लीट हो गया है। उसका बाद देखिए बाबू, फूल का पुष्पीय अंग। फूल का कितना अंग होता है? फूल का कितना अंग होता है? फूल का 4 अंग होता है। फूल का 4 अंग होता है। फूल का 4 अंग होता है। मिटा दे रहे। फूल का कितना अंग होता है? फूल का 4 अंग होता है। कौन कौन सा होता है? थोड़ा बोलेंगे। फूल का कितना अंग होता है? 4 अंग होता है। कौन कौन सा होता है? पहला नंबर बोलेंगे क्या? हम बोले, हम ही बोल रहे। चलिए सेपल्स, ब्राहदल। ब्राहदल बाबू, सेपल्स। सेपल्स सब बाबू सिलेबस में। ब्राहदल, सेपल्स, दल बाबू, पेटल्स। क्या? पेटल्स। तीसरा नंबर पुकेंसर। पुकेंसर, स्टेमेन। स्टेमेन, अंडप। अंडप। शांत रहे बाबू, डिस्टर्ब मत कीजिए, थोड़ा शांत। बहुत हेवी टॉपिक पे हम लोग, ऐसे ऐसे टॉपिक आप लोग स्कूल में नहीं पढ़े होंगे, पढ़ा दे रहे आप लोगों को, ठीक है ना। कार्पेल।
चलिए बाबू, फूल का कितना अंग होता है? 4 गो अंग होता है। फूल का पुरुष अंग कौन सा होता है? तो पुंकेसर होता है। फूल का पुरुष अंग कौन सा होता है? पुंकेसर होता है। फूल का स्त्री अंग कौन सा होता है? अंडक होता है। फूल का कितना अंग होता है? 4 अंग होता है। फूल का पुरुष अंग कौन सा होता है? पुंकेसर होता है। स्त्री अंग कौन सा होता है? अंडक होता है। फूल की पुष्पीय पौधे की पुरुष जनन इकाई का नाम बताइए। पुंकेसर। फूल की पुष्पीय पौधे की स्त्री जनन इकाई का नाम बताइए। अंडक। स्त्री जनन अंग बताइए। अंडक। पुरुष जनन अंग बताइए। पुंकेसर। कितना क्वेश्चन निकलेगा? भयानक क्वेश्चन है। चलिए चलिए वो डन है, बारे में बोल दे। चलिए, ब्राहदल, ये फूल का सबसे पहला भाग होता है, ठीक है ना। उसके बाद दल। ये लोग दोनों कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये लोग दोनों है। पुंकेसर, अच्छा थोड़ा घर में स्टडी कर लीजिएगा पुंकेसर और अंडक का। पुंकेसर और अंडक का, ठीक है। फूल खत्म बाबू, फूल खत्म। अब आएंगे परागन। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, चैप्टर 2 है। हर एक टॉपिक से आपको आज वार्तालाप करवा देंगे, ठीक है ना। आइए परागन। आपका वीडियो तो बहुत लंबा होता आराम, कोई दिक्कत नहीं हो, वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं बहुत कुछ खोना पड़ता है। तब जीवन में तपस्या, त्याग, पेशेंस, धैर्य, अनुशासन से आप सक्सेसफुल बनते हैं। वरना तुम में और हम में क्या फर्क रह जाएगा अगर हम भी वैसा करेंगे जो सब कर रहे हैं। आगे देखिएगा बाबू, परागन। परागन कितना होता है सुनेंगे। हेलो एवरीवन, ये मेहनत भी कुछ थोड़ी सी दिन की है। आज कर लेंगे कल मजा ले लेंगे, आज कर लेंगे कल मजा ले लेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, कल मजा लेना है तो, और अगर आज मजा लेना है तो भाई करते रहिए। चलिए आइए, परागन कितना होता है? अरे वो बात नहीं। हेलो एवरीवन, परागन कितना होता है? परागन 2 होता है, स्वपरागन, पर परागन। स्वपरागन का मतलब होता है जब सेम पौधा का सेम में आपको देखने को मिलता है। पर परागन का मतलब होता है अन्य पौधा का किसी अन्य पौधा में जाके फूल को पुष्पित करा देते हैं, ठीक है। पर परागन के कारक का नाम बताइए। पर परागन के कारक का नाम बताइए। कौन है वो लोग? कौन है भाई तुम लोग जो लोग दूसरा पौधा का यहाँ पर करके पुष्प निकाल दिया? 4 गो है बाबू, 4 गो की 5 गो है जी? थोड़ा देखेंगे तो 4 ही गो है। नाम बताएंगे थोड़ा वो लोग का। चलिए हाँ वो बोलेंगे। थोड़ा इसको रखिए, देखिए पकड़िए इसको, लाइए अपना बुक दीजिए। चिंता मत लीजिए बाबू, गलत नहीं लिखाएंगे। वायु परागन, वायु परागन, जल परागन, ये लोग पर परागन का ही कारक है। इसका आगे बोलिए, अगला बोलिए। एग्जाम्पल बोलेंगे बाबू, वायु परागन के एग्जाम्पल बोलेंगे। गेहूं, जौ, मक्का, गेहूं लिख दे रहे। जल परागन के एग्जाम्पल बोलिए। हाइड्रिला, हाइड्रिला लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कीट परागन का बाबू तितली, दूसरा पौधा से आएगा, पराग कोष लेकर आएगा, इस पौधा का वर्तिकाग्र तक पहुंचा देगा। पराग कोष के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को परागन कहते हैं। बस एक से निकालेगा पराग का कण और दूसरा में पहुंचा देगा वर्तिकाग्र तक, खत्म, दूसरा फूल खिल जाएगा। आइए पक्षी परागन, एग्जाम्पल बोलेंगे बाबू। सेमल, सेमल, क्या सेमल? परागन खत्म हो गया। अगला टॉपिक, इंसान की कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्था होती है। खाली नाम बताएंगे, चैप्टर उड़ा देंगे। चलिए देखिए फिर कौन कौन सा? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था। एक बार और, चलिए एक बार और बोलेंगे सब कोई साथ में। शैशव अवस्था, थोड़ा बाल्यावस्था, युवावस्था, ठीक है। चलिए प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। चलिए 5 बटा लेना, 5 बटा लेना, आएगा तो लिख देंगे ना। चलेगा, चलिए ठीक है। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। स्टॉप कर देंगे।
चैप्टर नंबर 3 बाबू, छोटा चैप्टर है, बेसिक कुछ नहीं बोलेंगे चैप्टर में। पब्लिक डिमांड आ रहा है चैप्टर से छोड़ देंगे, लेकिन मेरा अंदर का मन बोल रहा है कि थोड़ा सा बता के बस खत्म करेंगे, बेसिक कुछ नहीं बताएंगे। चैप्टर 3 पब्लिक डिमांड है छोड़ देने का, लेकिन देख लेते हैं चैप्टर 3 में। बाबू, अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। उनका नियम पढ़ लीजिएगा, दोनों नियम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तीसरा जो मेन जो 2 नियम है वो ज्यादातर पढ़िएगा। कौन कौन से 2 नियम है बाबू? वाला बुक देंगे। हाँ, जी 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 बिल्कुल सही बोले हैं। प्लीज बात मत कीजिए ना। देखिए वियोजन का सिद्धांत, वियोजन का सिद्धांत, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ सेग्रेशन, और दूसरा स्वतंत्र अपयुवन का सिद्धांत, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल सेकंड्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। ओके, दोनों पढ़ लेंगे बाबू, ठीक है। अच्छा, 2 तरह का, एक संकरण, 2 संकरण। अनुवांशिकता किसे कहते हैं बोलेंगे आप? चलिए लिख के दिखाइएगा, ठीक है ना? हिंदी में लिखिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कोई बात नहीं बाबू, आज कमेंट को हम लोग कमेंट बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बाबू बात नहीं, थोड़ा शांति रहिए। मेंडल का दोनों नियम पढ़ लीजिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बोल रहे हैं। बात नहीं, समझ रहे, नहीं रोक पा रहे अपने आप को, ठीक है, होता है, क्लास 10 लेवल पे है। एक समय ये सब भावनाएं हमारे साथ भी होती थी, लेकिन उसी में रहकर समझ के सब काम करना चाहिए। आइए, मेंडल का बाबू नियम पढ़ लीजिएगा। क्रॉस, आप लोग को दबाव नहीं डालेंगे क्रॉस पढ़ने के लिए, जो कर सकते हो क्रॉस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सजेशन से बाबू बात नहीं, सुनिए, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। सजेशन से 5 मिनट का चैप्टर का हम लोग 10 मिनट टनवा रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं हम शांत रहिए, शांत रहिए। 5 मिनट में चैप्टर निकाल देंगे, ठीक है भैया। मेंडल का दोनों नियम पढ़िएगा, अनुवांशिकता किसे कहते हैं पढ़िएगा, और शॉर्ट जो टर्म्स है, एक संकर संकरण क्या, द्विसंकर संकरण क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, ये लोग ये सब अच्छे से पढ़िएगा। 3 चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। 3 को बीमारी है, तीनों पढ़ लीजिएगा। कौन कौन सा बीमारी है? थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, तीनों अच्छे से पढ़िएगा, वर्णांक जिसको बोला जाता है, ठीक है। अच्छे से क्रॉसिंग जो कर सकता है करिएगा। अच्छा वो बात बोलिए, फेनोटाइप रेशियो बताइए, एक संकर संकरण का फिनोटाइप रेशियो बताइए। एक संकर संकरण का फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? और जीनोटाइप बाबू? और द्विसंकर संकरण का 16 होना चाहिए बाबू, जोड़ के। क्या 16 हो रहा मेरा? 16 हो रहा। और ये बाबू नहीं आता, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पब्लिक डिमांड है, लोग बता रहा है। चलिए 1 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 जोड़ के 16 हो रहा है। 3 5 9 10 12 13 14 16 हो रहा है। आप बताइएगा, हम नहीं बोलेंगे, आप बताइएगा क्या ये सही बोला है, ठीक है ना? कमेंट में बताइएगा क्या ये बैठा हुआ है जो हमारे पास, ये क्या ये सही बोला है, ठीक है ना? गलत क्या किया, गलत तो मिटाइए ऊपर। नहीं, ये सिलेबस में नहीं, ये गलती, ये गलत है कि सही है वो नहीं, ये सिलेबस में नहीं है। क्या ये सही बोला है कि गलत बोला है, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और आप सभी कोई वीडियो में कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना? आइए, हाँ लिख दीजिएगा, चलिए ठीक है, मिटा दे रहे हैं। आइए चैप्टर 4 बोलेंगे ना, चैप्टर 3 कुछ नहीं है, चैप्टर 4। चैप्टर 3 में मेंडल का सफलता कारण, ये सब जो नॉर्मल पढ़ाया गया है, हम जो बोले स्कूल में जो बोला बस पढ़ के चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर 4, आइए चैप्टर 4 10-10 मिनट बोले तो 10-10 मिनट करके खत्म हो जाएगा चैप्टर। पब्लिक डिमांड है चैप्टर 5, लेकिन चैप्टर दिल बोल रहा है कि चैप्टर 3 चैप्टर 4 छोड़ना ना। चलो क्रम विकास बाबू, क्रम विकास।
धरिए, थोड़ा शांत रहेंगे आप लोग प्लीज, आई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा टाइम टना जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा शांत रहिए, उतना जल्दी आप लोग का खत्म हो जाएगा, थोड़ा शांत रहिए। एकदम पब्लिक डिमांड है, छुट्टी करिए जितना जल्दी हो सके करिए, कोई बात नहीं, करते हैं छुट्टी, थोड़ा शांत रहिए। सृष्टि के आराम से 2 बजे से पहले क्लास खत्म करेंगे, मेरा गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। क्लास आज लेट से शुरू हुआ था, ठीक है ना, 11:30 से शुरू हुआ था, 2 बजे से पहले खत्म कर देंगे, टेंशन मत रखिए। सृष्टि के प्रारंभ से, शांत रहिए, सृष्टि के प्रारंभ से अब तक वातावरण तथा परिस्थिति के अनुरूप होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सरल रचना वाले जीवधारी जटिल रचना वाले जीवधारी के क्रमिक विकास को क्या बोला जाता है, ऊर्ध्व विकास या क्रम विकास बोला जाता है। मतलब एक जीव जब, देखिए पीढ़ी तो चेंज हो रहा ना, 100 साल 200 साल 300 साल चेंज हो रहा, तो कोई जानवर का लुक भी क्या होगा, चेंज होते जाएगा। वो जो लुक चेंज होते जा रहा है, घोड़ा का धर लीजिए, चिंपैंजी का धर लीजिए, अलग अलग धर लीजिए, ये जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, इसी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माफ करिएगा, क्रम विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रम विकास बोलते हैं। इसमें घोड़ा का क्रम विकास आप पढ़िएगा, किसका, घोड़ा का। उसके बाद टॉपिक बोल रहे बाबू, लेमार्क पढ़ लीजिएगा अच्छा से, 3 तो है ना। डार्विन, देखिए डार्विन आ गया था, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। लेमार्क बेसिक ज्यादा चांसेस है, ठीक है, मेरा कहना है। लेमार्क में 3 पॉइंट है, मालूम है ना सबको, लेमार्क में 3 पॉइंट है, कौन कौन सा, बोल दे ना। वातावरण में परिवर्तन एवं इसके प्राणियों पर पड़ने वाला प्रभाव, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, खत्म। उसके बाद घोड़ा क्रम विकास तो लिखा चुके हैं, और आपको नोट्स से भी लिखवाया हुआ है मेरा 5 गो, ठीक है ना। डार्विनवाद में कितना डो है, डार्विनवाद में बात नहीं, फालतू बात नहीं करेंगे। डार्विनवाद में 6 डो है, कितना डो है, 6 डो पॉइंट है बाबू, उतना नहीं, 6 डो है बाबू इसमें, ठीक है। और इसमें 3 गो है, ज्यादा गारंटी लेमार्क आने वाला 2025 में, ज्यादा चांसेस है, ज्यादा हेवी चांसेस है, भर के चांसेस है, ठीक है ना, भर के। लेमार्क, डार्विन पिछला साल आया था, हम देखे 24 का पेपर में था डार्विन, ठीक है ना, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके अंदर 6 पॉइंट है, उस 6 पॉइंट का नाम भी रट लीजिएगा, कहीं वो पॉइंट में से दे सिर्फ, कहीं डार्विन में आपका 6 पॉइंट कौन कौन सा है, डार्विन का 6 पॉइंट है, बात नहीं करिए। जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, दूसरा नंबर। अस्तित्व के लिए संघर्ष, अस्तित्व के लिए संघर्ष आ चुका 24 में, तो ये पॉइंट तो आएगा नहीं। और बोला विभिन्नताएं, तो कहीं क्वेश्चन ऐसे घुरा दे कि डार्विन के विभिन्नताएं से क्या समझते हैं। अरे भैया तो बोले थे कि डार्विन नहीं आएगा, अरे हम बोला डार्विन नहीं आएगा, डार्विन के अंदर 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में से कोई 1 पॉइंट दे दे, हो सकता है वो 6 पॉइंट में से कोई 1 पॉइंट दे दे। लेमार्क में से 3 पॉइंट में से कोई 1 पॉइंट दे, 9 पॉइंट रट लीजिएगा, 3 पॉइंट लेमार्क का, 6 पॉइंट डार्विन का। आपको ही बोल रहे, जी हाँ आप ही को, आज बैठे हुए हैं लेमार्क, आप लोगों को बोल रहे हैं, लोग जो बैठे हुए हैं। लेमार्क का 3 पॉइंट, डार्विन का 6 पॉइंट, ठीक है ना, ओके चलिए फाइन। प्रूफ दिखाओ, अरे प्रूफ मांग रहे हैं आप, क्या चीज का प्रूफ मांग रहे हैं, और तो हाथ धर लिया भाई, वो तो क्रम विकास का प्रमाण, क्रम विकास का बाबू क्या प्रमाण, क्रम विकास हुआ है, लुकिंग चेंज, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो नहीं, लुकिंग चेंज। अब वो घोड़ा कुछ इस तरह टट्टू की तरह दिखता था, आज घोड़ा कुछ अलग दिख रहा है, तो क्या प्रूफ है कि उसका क्रम विकास हुआ है, वो दूसरा जानवर था। आप कैसे प्रूफ दे रहे हैं कि हाँ क्रम विकास हुआ, क्रम विकास का प्रमाण बताइए ना, क्रम विकास का प्रमाण बताइए ना, तो प्रमाण क्या होगा बोलेंगे, क्रम विकास का प्रमाण, क्रम विकास का प्रमाण देखेंगे। पहला वाला प्रमाण बोलिए, शरीर का प्रमाण, माफ करिए बाबू, ब्राह शक्ति का प्रमाण, ये इतना इंपॉर्टेंट है, छोड़ दिए वाला। कौन कौन सा, शरीर का प्रमाण, पहला कौन सा प्रमाण देंगे, पेन चेंज, थोड़ा शरीर का प्रमाण बाबू, पहला प्रमाण शरीर का प्रमाण, शरीर का प्रमाण का अंदर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए ना, शरीर का प्रमाण। दूसरा बात अवशेषी अंग, बात मत करिए, यहां तक आवाज आ रहा है, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, ठीक है बाबू। अवशेषी का बाद होगा जीवाश्म का प्रमाण,
जीवाश्म का प्रमाण, कौन सा प्रमाण? जीवाश्म का प्रमाण। उसके बाद बाबू बोलो भ्रूण का प्रमाण, कौन सा प्रमाण? भ्रूण का प्रमाण, कौन सा प्रमाण? भ्रूण का प्रमाण। शरीर का प्रमाण बाबू आप छोड़ देंगे, शरीर का प्रमाण कोई दिक्कत नहीं है, शरीर का प्रमाण छोड़ दीजिएगा, लेकिन ई तीन को कर लीजिएगा। प्रमाण में ई तीन को कर लीजिएगा। जब वेरी बुलेट मार दे रहे, क्या मार दे रहे? बुलेट। गोली नहीं मारेंगे, सीधा बुलेट मारेंगे। क्या मारेंगे? बुलेट। आइए तो अवशेषीय अंग, प्रमाण में अवशेषीय अंग, प्रमाण में जीवाश्म का प्रमाण, प्रमाण में भ्रूण का प्रमाण, तीन को प्रमाण कर लीजिएगा बाबू। अवशेषीय अंग क्या होता है? अवशेषीय अंग क्या होता है सुनिएगा। अवशेषीय अंग का मतलब होता है जीवधारियों में पाए जाने वाला। फोन मत उठाइएगा अभी, ठीक है ना। अभी थोड़ा आधा घंटा सिर्फ समय दीजिए, बेसी समय नहीं लेंगे। आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट में खत्म कर दे, थोड़ा शांत रहिए बस लास्ट में। अवशेषीय अंग क्या होता है? जीवधारियों में पाए जाने वाला वे निष्क्रिय एवं अनुपयोगी अंग जो किसी अन्य संबंधित जीवधारियों में पूर्ण विकसित एवं क्रियाशील होते हैं, उन्हें अवशेषीय अंग कहते हैं। मनु बात नहीं बाबू, ठीक है ना। अवशेषीय अंग, अवशेषीय अंग मतलब क्या होता है? वे अंग जीवधारियों में जो पहले थे बट अभी समाप्त हो गए, वे अंग जो पहले थे अभी निष्क्रिय हो गए, अभी समाप्त हो गए, उसे क्या बोलते हैं? अवशेषीय अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अवशेषीय अंग बोलते हैं। अवशेषीय अंग समझ में आया? यही प्रमाण है, यही प्रूफ है। अरे यही प्रूफ है, ठीक है ना। इंसानों के पहले पूंछ होते थे कि नहीं होते थे? मालूम है ना, होते थे। तो वो पूंछ भी एक तरह का प्रमाण है। होते थे बाबू, होते थे, बात नहीं करें। कण पल्लों की पेशियां, यहाँ पर एक पेशी होता था, हम लोग आंखों के नीचे एक पेशी होता था, ठीक है, बहुत पहले, ठीक है। और क्या प्रूफ है? त्वचा के बाल, चेहरे पे बाल होता था पहले, ठीक है ना। अभी सब समय के साथ साथ क्या होता है? अभी है दाढ़ी जिसको बोला जाता है, मुंह जिसको बोला जाता है। बट इन द पास्ट टाइम्स, इन द सेवरल इयर्स अगो, बहुत सौ साल पहले चेहरे पर भी बाल थे, ठीक है ना। ये प्रूफ है। नेक्स्ट, पुच्छ कोशिका मतलब क्या समझ लीजिए? पूंछ। जीवाश्म का प्रमाण, इसका प्रमाण तो आप लोग भी बोलेंगे, बोलिए कौन सा? जीवाश्म का प्रमाण में किसका प्रमाण पढ़ना है? घोड़ा का क्रम विकास। जीवाश्म में किसका प्रमाण? कहीं क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन घुमा के आएगा, फिर से बोल रहे सबको, ऐसे नहीं देगा। घोड़ा क्रम विकास बताइए, तो सब पढ़ा है, ये तो सब पढ़ा भाई, तुम भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, वो भी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, सब पढ़ा है। जीवाश्म का प्रमाण में घोड़ा का प्रमाण, ऐसे क्वेश्चन देगा। क्रम विकास के प्रमाण में जीवाश्म का प्रमाण, तो तर्क को साबित कीजिए। अब आप लोग जीवाश्म का प्रमाण जन्म में नहीं करते, क्या होता है? कुछ दिक्कत नहीं, जीवाश्म का प्रमाण टॉपिक में घोड़ा का प्रमाण लिख दीजिएगा, नंबर फुल मिलेगा, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पांचों टॉपिक को ले आ दीजिए, पांचों को ले आ दीजिए, जीवाश्म का प्रमाण है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैराथन का फायदा है कि आप लोग अभी तक पढ़े घोड़ा का प्रमाण, एग्जाम में आएगा जीवाश्म का प्रमाण, तुम लोग बोला अरे बाप रे बाप इतना हार्ड क्वेश्चन, इतना अभी तो होगा नहीं हम लोग से। अरे कुछ नहीं मेरा भाई, कुछ नहीं है, घोड़ा का प्रमाण लिखे, काम खत्म। आगे देखिए, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, बस खत्म। भ्रूण का प्रमाण ना घर में पढ़ लेंगे, भ्रूण का प्रमाण घर पे पढ़ लेंगे। जीवाश्म का प्रमाण इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल ले। और अवशेषीय अंग ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंग पढ़ लेंगे, जो पहले थे अभी नहीं है, जो पहले हो थे अभी निष्क्रिय हो गए, नहीं तो खत्म हो गए, उसका अवशेषीय अंग बुलाता है। टॉपिक है अनुकूलन। अनुकूलन, अनुकूलन सजेशन में देखेंगे थोड़ा, पिछला साल कोई किसका अनुकूलन फंसा था उसको बस हटाएंगे, सजेशन दिया हुआ वहां पे, सजेशन देखेंगे थोड़ा। 2024 के 11 स्टॉप कर दीजिए। अनुकूलन में बाबू हिंट दे रहे, कर लीजिएगा, फंस जाएगा। मछली कर लेंगे, ठीक है, मछली का बात कर लेंगे बाबू। नागफनी, 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 कैक्टस को क्या बोलाता है? नागफनी। बोलेगा नागफनी का अनुकूलन, आप लोग बोलेंगे ओ बाबा, आप लोग को ये नहीं बोल रहा हो बाबा। नागफनी मतलब क्या होता है? कैक्टस होता है, क्या होता है? कैक्टस होता है, नागफनी, नागफनी। और बोलेंगे और सुंदरी बाबू, क्या? सुंदरी। मन ज्यादा विचलित होगा, मन ज्यादा घबराएगा, ऊट भी कर लेंगे। मन ज्यादा बेचैन है अगर किसका, ऊट भी कर लेंगे। चार्ट तो करके चल जाइए, खत्म। वेट, 4 चैप्टर खत्म हो गया। आइए 5वां चैप्टर में, आइए 5वां चैप्टर में, लास्ट चैप्टर, और 10 से 12 मिनट, लास्ट चैप्टर। नहीं लगाएंगे,
इंडिया का मैच देखना है क्या? फर्स्ट ओडीआई आज इंग्लैंड का सपोर्टर है क्या? ठीक है ठीक है। अनुकूलन में कौन कौन सा बोले थे? अनुकूलन में कौन कौन सा बोले थे? मछली, नागफनी, ऊंट, असुंदरी। चलिए, नाइट्रोजन चक्र बाबू, कौन सा चक्र? नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस मौजूद है वायुमंडल में? एकदम सही। सुनिए बाबू, सुनिए बाबू, 10 मिनट। देखो हम दिख रहे हैं, बैठ रहे, ठीक है ना? बहुत देर बाद बैठ रहे, हालत खराब। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं दिख रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आवाज सुनिएगा, ठीक है ना? क्योंकि थोड़ा सा रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उठी जा रहे, ठीक है ना? अब क्या बैठना, अब क्या बैठना, बस चैप्टर तब तो खत्म करेंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन चक्र, हेलो, नाइट्रोजन चक्र, बात नहीं करेंगे, नाइट्रोजन चक्र स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन चक्र पौधे और 10 मिनट आओ, 10 मिनट समय दे दीजिए, 10 मिनट शांत रहे, थोड़ा समझ रहे बाबू? आप लोग क्या समझेंगे? आप लोग तो घर में आराम से लेट के देख रहे हैं, ये लोग यहाँ पे देख रहा है बैठ के। चलो ठीक है। पौधे और, सुनिए सुनिए, पौधे और जंतु नाइट्रोजन का उपयोग केवल नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के यौगिक के रूप में करते हैं। इन रूपों में नाइट्रोजन का परिवर्तन कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। इस क्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। एकदम परिभाषा लर्न कर लीजिएगा, बच्चा मत एकदम याद से एकदम रट लीजिएगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण 3 तरीके से होता है बाबू। नाइट्रोजन स्थिरीकरण याद रखिएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला वायुमंडलीय स्थिरीकरण, पहला वायुमंडलीय स्थिरीकरण, ठीक है? वायुमंडलीय स्थिरीकरण। दूसरा जैव यौगिकरण, और तीसरा औद्योगिक स्थिरीकरण। इसको थोड़ा घर में जाकर पढ़ लीजिएगा अच्छा से, ठीक है? अमोनीकरण क्या होता है सुनिएगा, वो क्रिया जिसमें जटिल वनस्पति एवं जंतु प्रोटीन का परिवर्तन अमोनिया एवं उसके यौगिकों में करता है। जब जंतु और वनस्पति प्रोटीन को अमोनिया में बदल देता है, उसको बोलते हैं अमोनीकरण। क्या बोलते हैं? अमोनीकरण बोलते हैं। नाइट्रीकरण किसको बोलते हैं? वह क्रिया जिसके द्वारा अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट, फिर से बोल रहे हैं, वह क्रिया जिसके द्वारा अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट प्राप्त होता है। मतलब वह क्रिया जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट या नाइट्रेट प्राप्त होता है, उसे नाइट्रीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें था नाइट्रीकरण, ठीक है? वह क्रिया जिसमें अमोनिया से नाइट्रेट या नाइट्राइट प्राप्त होता है, उसे नाइट्रीकरण कहते हैं। अच्छे से घर में करिएगा, खत्म। डीनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन दिए नहीं थे एग्जाम हम लोग टेस्ट में, बट इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। वह क्रिया जिसके द्वारा नाइट्रेट लवण से नाइट्रोजन प्राप्त होता है। मतलब आप सुनो, अमोनिया से नाइट्रेट, हेलो एवरीवन, अमोनिया से नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाया। क्या बनाया बाबू? इस प्रोसेस को क्या बोलेगा? नाइट्रीकरण बोलेगा। क्या बोलेगा? समझा? तो उसके बाद उस नाइट्रेट या नाइट्राइट से वापस नाइट्रोजन बना देगा। क्या बना देगा? उस प्रक्रिया को क्या बोलेगा? डीनाइट्रिफिकेशन बोलेगा, डीनाइट्रीकरण बोलेगा। क्या बोलेगा वो? अमोनिया से नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाएगा तो उसको नाइट्रीकरण बोलोगे, और वापस नाइट्राइट या नाइट्रेट से नाइट्रोजन बना दोगे, अमोनिया नहीं नाइट्रोजन बना दोगे तो डीनाइट्रीकरण बोलेंगे, ठीक है? ये हो गया डीनाइट्रिफिकेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक डन है, ठीक है? उसके बाद प्रदूषण आ गया, वो प्रदूषण पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कारण पढ़िएगा, लक्षण पढ़िएगा, नहीं भी पता माता में खाली ऐसे 2 बार मारिए एग्जाम का टाइम में, तुरंत सब कुछ खुल जाएगा, ठीक है? कितना मिनट हुआ? चलिए, प्रदूषण के प्रकार ये सब घर में कर लीजिएगा, टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है। ध्वनि प्रदूषण ये सब घर पे, ठीक है? वायु प्रदूषण, कारण परिणाम, कारण का मतलब कैसे हुआ, और परिणाम मतलब रिजल्ट, जब हो गया तब क्या हुआ, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। अगला देखिए, अगला
समझ रहे बाबू, सबका मन पूरा बेचैन हो गया खाना खाने की लेडी के, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये सब्र ना, फल जब मिलेगा ना आपको इसका तो आप संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। फल, इस फल का इंतजार नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने आप को, अगर स्वामी विवेकानंद का कहना है, अगर सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह जलना होगा। वो जब जलता है ना बाबू, तब आपको प्रकाश देता है। तो अगर कुछ बड़ा करना है ना तो जलना होगा, तपना होगा। आगे देखिए, लास्ट टॉपिक जैव विभिन्नता। जैव विभिन्नता लास्ट टॉपिक। आ गए बाबू लास्ट टॉपिक पे, आ गए हम लोग लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लास्ट चैप्टर, 5वां चैप्टर का लास्ट टॉपिक जैव विभिन्नता। जैव विभिन्नता मतलब दुनिया में बहुत सारा प्राणी विलुप्त हो रहा है, उनको बचाने के लिए अलग अलग स्थल बनाया गया, जिन स्थल को हॉट स्पॉट कहते हैं। ये टोटल वर्ल्ड में कितना हॉट स्पॉट है? टोटल 34 को हॉट स्पॉट है, जिसमें 1 सेकंड रुकेंगे, डेटा तो थोड़ा क्लियर नहीं है, 2 सेकंड रुकेंगे, आपको हम बता रहे हैं अपना वर्ल्ड में कितना हॉट स्पॉट है, ठीक है। हॉट स्पॉट में उस जगह उनको बचाने का व्यवस्था किया गया है, ठीक है। छत्तीस को हॉट स्पॉट है, 36 हॉट स्पॉट है, 36 हॉट स्पॉट टोटल वर्ल्ड में है। इंडिया में कितना है बता रहे हैं, नाम लिखेंगे बोले बुक में लिखा हुआ है, नहीं करना। पेज नंबर 128। 4 को हॉट स्पॉट इंडिया में है, ठीक है। 4 को हॉट स्पॉट अभी का रिसर्च है, ठीक है। हिमालय, वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा रीजन और सुंडालैंड, ठीक है। 4 को है, फिर से बोल दे रहे, हिमालय, किसी को लिखना है, 4 को है वो इंडिया में। हिमालय 4 को हॉट स्पॉट इंडिया में है। कितना को हॉट स्पॉट है? 4 को हॉट स्पॉट इंडिया में है। हिमालय, पश्चिमी घाट, उसके बाद है इंडो बर्मा, हिंद बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड। इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हिमालय बाबू वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा रीजन है, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, ये सब रीजन पे है। और सुंडालैंड है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहां पर है, ठीक है। ये उसका और डीपली रिसर्च हम आपको बता दिए थ्रू गूगल, ठीक है। और देखिए इसमें 5 को दिया हुआ आपका बुक में, ठीक है ना। श्रीलंका हॉट स्पॉट भी दिया हुआ है। इन सीटू कंजर्वेशन, एक सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। बीच में और भी बहुत सारा पॉइंट है, बीच में और भी ज्यादा पॉइंट्स है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम उठा ले, दूर तो नहीं रहा। आइए बाबू, ठीक है, स्टार्ट कर दिए ना। देखिए बाबू लास्ट है इन सीटू कंजर्वेशन। चार्ट भेजा हुआ है, चार्ट भेजा हुआ बाबू आपका ग्रुप में। इन सीटू, एक सीटू। इन सीटू मतलब जानवरों को अपने हिसाब से रहने दीजिए, जानवरों को अपने हिसाब से रहने दीजिए। और एक सीटू मतलब जानवरों को क्या लाइसेंस का बुक लाए मन्नू, आप ही का बुक से हम ये किए थे ना, धरो। ठीक है, निकालिए। 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट और। नहीं लाया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा व्हाट्सएप में होगा, क्या घबरा रहे हैं। लाओ, देखिए ला बुक में है। जो स्टार्ट कीजिए। देखिए इंस्टीट्यूट में आप बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं आप इंस्टीट्यूट में आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूट में आप क्या बोल सकते हैं? अभय वन बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूट में आप क्या बोल सकते हैं? आरक्षित वन बोल सकते हैं।
इन सिटू में और क्या बोल सकते हैं? गूगल जिंदाबाद। क्या बोटानिकल गार्डन एक सिटू कंजर्वेशन है पौधा का। बोटानिकल गार्डन जो होता है वो पौधा लोग का कंजर्वेट किया जाता है वहां पे बोटानिकल गार्डन। इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जानवर लोग को अपने हिसाब से रहने दीजिए, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। एक सिटू का मतलब होता है उसको हम लोग अपने हिसाब से रखेंगे। जैसे चिड़िया खाना एक सिटू कंजर्वेशन में आता है। जू, जानवर लोग को हम लोग पिंजरा में रखते हैं। पौधा लोग को, पौधा लोग के लिए बोलते हैं बोटानिकल गार्डन, वो होता है एक सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, परियोजना पढ़ लीजिएगा बाबू। परियोजना कौन कौन सा परियोजना पढ़ेंगे? बाघ परियोजना, बाघ और घड़ियाल इंपॉर्टेंट है, हम बोल दे रहे हैं आपको, बाघ और घड़ियाल इंपॉर्टेंट है। फोटो लिए थे तो हम आप लोग ग्रुप में दे देंगे, एक बार फिर से रिसेंड कर देंगे। ठीक है, कोई मेरे को भेजिएगा, हम रिसेंड कर देंगे। इसी के साथ लाइफ साइंस का हम लोग का आज का मैराथन क्लास खत्म हुआ। पूरा वीडियो विस्तार में देखिएगा बिना स्किप किए, बहुत कुछ समझ में आएगा। धन्यवाद।